वालेकुम अस्सलाम। शहवार बेख्तियार उसके गले लग गई थी। मुझे बहुत शौक़ था शहवार आपसे मिलने का। अना ने इतनी तारीफ़ें कर रखी हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। रोशी ने बेपनाह मोहब्बत और अपनायत से कहते उसके हाथ दबाए। मेहरुनिसा और लाइबा मुस्कुराती निगाहों से तीनों को देख रही थी। भाभी, ये अना है और ये रोशी, अना की कज़न रोशानी नाम है इनका। लाइबा भाभी से तारुफ कराने पर दोनों ने उठकर फर्दन फर्दन उनको गले लगाया। शहवार भी बहुत जिक्र करती है आप लोगों का। बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलकर। भाभी ने इखलाकन कहा, ये अना बेटी तुम्हारे लिए लाई है शहवार। मेहरुनिसा आंटी ने हाथों में थामा बुके उसकी गोद में रख दिया। ताज़ा सुर्ख गुलाबों को देखकर उसने बड़ी ममनू और मजरू निगाहों से उसे देखा। वो मुस्कुरा दी। रोशी ने बगौर शहवार को देखा। वो उसे हज़्नो गम में डूबा नहायत खूबसूरती और दिलकशी से तराशा एक बलौरी कांच मुजस्मा लगे जो ज़रा सी ठेस से टूट सकता हो। दुपट्टा सर से उतरा हुआ था जिसकी वजह से उसके काले घने बालों की चुटिया पर उसकी निगाह पड़ी। अना की ज़बान से वो उसके हुस्न के कसीदे सुन चुकी थी, मगर उसे लगा वो सब तो बहुत कम था। वो हकीकतन बहुत हसीन थी। अजीब सी कशिश थी उसके वजूद में, बेपनाह मकनातीसियत। उसे अपना दिल लोहे का टुकड़ा महसूस हुआ जो उस लड़की की तरफ खींचा चला जा रहा था। तुम लोग बातें करो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। भाभी सूप वाला बाउल थामे बाहर निकल गई थी। मेहरुनिसा बेगम भी उन्हें बेतकल्फ़ी से बैठने का कहते मगरिब की नमाज़ पढ़ने निकल गई थी। क्या हो गया है तुम्हें यार? ये सब कुछ नया तो नहीं ना? ठीक है, जो भी आज हुआ है ये बहुत ज़्यादा है, मगर तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी तबीयत की ख़राबी की वजह पूछी और मैंने कुछ ना कहा, मगर वो परेशान ज़रूर हो गए थे। वो उसके पास ही बैठी उसके दोनों हाथ थामे मोहब्बत से कह रही थी, जबकि रोशी ना समझी से दोनों को देख रही थी। कैसे संभालूं खुद को? यूँ लगता है कि जैसे सारे ज़माने का गंदा बातिन शख्स मेरे चेहरे पर मल गया है। मर जाने को जी जा रहा है, ऐसी ज़िल्लत और रुसवाई। माय गॉड! वो फिर बुरी तरह रो दी। रोशी बड़ी हैरानी से दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। वो कुछ भी ना समझ पाई थी। मैंने हमेशा सर उठाकर ज़िंदगी गुजारी है, भून भून कर कदम रखा, और आज मेरी ज़ात से मुतल्लिक पूरे कॉलेज ने वो ड्रामा देखा जिसका तसव्वुर मैं मरकर भी नहीं कर सकती। जी चाहता है कि अभी मौत आ जाए। न जाने चेयरमैन साहब अब इस वाक़े को किस तरह लेते हैं। वो अंकल के दोस्त हैं, अगर बात बढ़ गई तो अंकल तक भी पहुँचेगी और मैं अपनी नज़रों से ही गिर जाऊँगी। उसका तराशा वजूद अब फिर सिसकियों से लरज़ीदा था। किसी बेत मजनू की शाख की मानित अचकोले लिखा था। खूबसूरत दिलकश चेहरे पर जर्दियाँ सिमट आई थी। उसका डिप्रेशन फिर इंतहा को बढ़ने लगा था। अना ने फ़ौरन सहम कर उसे थामा। शहवार प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ, आंटी या कोई और आ जाएगा। तुम्हें यूँ रोते देखकर उन पर क्या बीतेगी भला? उसने उसे जज्बाती कैफियत से निकालने के लिए कहा। अपने साथ लगाकर मज़ीद कुछ कहे बगैर उसे तसल्ली अमेज़ मोहब्बत का इजहार करती रही थी। तुम लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत अभी बेहतर नहीं लग रही है, बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, आग की तरह तप रही हो तुम। उसे मोहब्बत से खुद से जुदा करते बिस्तर पर लिटा दिया। तभी भाभी चाय और दीगर लवाजमात के साथ रक्षंदा के अमरात चली आई थी। अच्छा तुम जाओ, चाय मैं खुद बना लूँगी। रक्षंदा ट्रॉली रखकर चली गई थी। उन्होंने चाय बनाकर दोनों को कप थमाए। शहवार चाय पी लो, पियोगी? उन्होंने आंखें बंद किए शहवार से पूछा। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। पी लो, बर्फ़ होते असाब के लिए चाय बहुत सूदमंद रहती है, तुम्हें अफाका होगा, अना ने कहा और फिर भाभी को चाय बनाने का इशारा किया। उन्होंने कप बनाकर उसे थमा दिया। अना ने कप लेकर शहवार को देखा जो आंखें खोले उसे देख रही थी। पी लो, शाबाश। वो खामोशी से महर बलब थी, फिर ज़रा सा उठकर कप थाम लिया। कमरा तो बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ है तुमने शहवार। चाय पीते दीगर लवाजमात से लुत्फ़अंदोज़ होते अना ने अतराफ़ का भी भरपूर जायज़ा लिया था। ये हमारी माँ जी का कमरा है, शहवार का कमरा तो दूसरा है, भाभी खुद भी चाय पीते बता रही थी। ओह वेरी नाइस। रोशी की निगाहों में तौसीफ़ थी। आप रोशी बिल्कुल खामोश बैठी हुई हैं, कुछ अपने बारे में ही बताइए। भाभी के सवाल पर शहवार ने भी उसकी तरफ देखा। मैं अना के मामू की बेटी हूँ। हम 2 बहन भाई हैं। वलीद भाई मुझसे बड़े हैं। हमारी वालदा का इंतकाल बहुत कम उम्र में हो गया था, बकौल बाबा के, तब मैं 2 साल की थी। अपनी सारी लाइफ हमने अमेरिका में गुजारी है।
बाबा 2 साल पहले पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, जबकि हम अब कुछ अरसा कबल ही आए हैं। भाई ने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इसी फील्ड में कई तरह के कोर्सेज़ भी किए हैं। इसके अलावा वो वहाँ जॉब भी कर चुके हैं, जबकि मैंने लॉ पढ़ा है। एजुकेशन की वजह से हम वहाँ रुके हुए थे। जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई और डिग्री मिली, भाई ने भी तमाम कोर्सेज़ तर्क किए और जॉब छोड़कर हम पाकिस्तान आ गए। अब यहाँ भाई और बाबा दोनों अना के पापा के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। बाबा ने कई साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, जबकि बाकायदा शमूलियत अब भाई की आमद के बाद इख्तियार की है। उसने अपने मुतालिक मुकम्मल तफसील से बताया। ज़बरदस्त। तभी मेहरुन्निसा बेगम भी नमाज़ पढ़ कर आ चुकी थी। उनके पास ही बैठ गई थी और बातों का एक खूबसूरत सिलसिला चल निकला था, जिस पर अना शरारत से कहने लगी, इन मोहतरमा का एक तारुफ ये भी है कि अनकरीब हमारे इकलौते भाई एहसन की दुल्हन बनने वाली हैं और अगले माह शादी हो रही है। अना ने शरारती निगाहों से रोशी को देखते कहा तो वो बुरी तरह झीम गई। शहवार को उसका ये शर्माता हुआ रूप बड़ा दिलकश लगा था। वेल डन, कंग्रेचुलेशंस। भाभी ने दिल से मुबारकबाद दी। मैं शादी में इनवाइट करूँगी आंटी, आप सब ने आना होगा। अना ने कहा, जी ज़रूर बेटा, तुम शहवार की वाहिद दोस्त हो, तुम हमारे घर आई, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है तुम्हें अपने यहाँ देखकर। मेहरुन्निसा बेगम ने भी बड़े खलूस का मुजाहरा किया था। आंटी, मैं आपकी इस बेटी को कई बार अपने घर आने की ऑफ़र कर चुकी हूँ, मगर ये कभी हामी तक नहीं भरती। आप इसे लेकर भाभी के हमरा किसी दिन आइएगा ना, यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होगी। उसने भी खलूस से दावत दी। हाँ ज़रूर आएंगे, अब तुम कह रही हो ना, शहवार मना भी करेंगी तो भी मैं इन्हें खींच खांच कर ले आऊँगी। भाभी ने दिलासा दिया। अना के आने और उसके दिलासा देने से शहवार का जहन वक्ती तौर पर बट गया था। लाइबा, तुम बच्चियों को घर दिखाओ, जब से आई हैं एक ही जगह पर टिक गई हैं, कोई तकल्लुफ़ नहीं करो बच्चियों, तुम लोगों का अपना घर है। इधर उधर की बातों के बाद वो उठ खड़ी हुई थी। मर्द हजरात का घर आने का टाइम हो गया, मैं ज़रा किचन देख लूँ। लाइबा, तुम इनको घर दिखाओ। जाने से पहले उन्होंने वजाहत की थी और लाइबा को ताकीद भी की। आओ शहवार, तुम भी हमारे साथ चलो। अना ने बिस्तर से उठते हुए कहा। नहीं, तुम लोग जाओ, मेरे जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं उठकर बैठ जाऊं। हाँ, तुम लोगों के साथ मैं अपने कमरे तक ज़रूर चलती हूँ। वो कम्बल हटाकर चादर दुरुस्त करते लाइबा के सहारे बिस्तर से उतर आई थी। वो चंद घंटों में ही बहुत कमज़ोर और बीमार नज़र आ रही थी। भाभी के साथ साथ अना ने भी एक तरफ से उसका हाथ थाम लिया था। उसके कमरे में उसे लिटाकर कमरे का जायज़ा लेकर वो बाकी घर देखने लग गई थी। लाइबा भाभी बहुत मिलनसार और खुश इखलाक खातून थी। उनके साथ घर देखते हुए बोरियत नहीं हुई थी। महल की तरह बड़ा सारा घर और उसके मुताबिक आराइश व ज़ेबाइश देखकर दोनों मुतासिर हुई थी। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा घर है आपका तो। रोशी कई मरतबा ये अल्फाज दोहरा चुकी थी। वो दोनों वापस शहवार के कमरे में चली आई थी, तभी रखशंदा आ गई थी। आपका ड्राइवर आ गया। ड्राइवर का सुनकर दोनों उठ खड़ी हुई थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मेरी मानो तो 3-4 दिन कॉलेज से छुट्टी कर लो, सेहत अच्छी रहेगी। उसने वापसी के इरादे से उठते उसे नसीहत की थी और फिर गले लगाकर मोहब्बत से हाथ दबाए थे। वो शहवार से मिलकर भाभी के हमरा बाहर आई तो मेहरुन्निसा बेगम चली आई। तुम लोग अब खाना खा कर जाना, सब तैयार है बेटा, वो बहुत मोहब्बत से कह रही थी। जी ज़रूर, मगर हम मज़ीद नहीं रुक सकती। मामा मगरिब के बाद घर से बाहर निकलने के सख्त खिलाफ है। ये तो ड्राइवर साथ है, वरना मामा कहीं नहीं जाने देती। फिर सही, फिर किसी दिन चक्कर लगाएंगे। अना ने माजरत की थी। ये अच्छा नहीं लगता बेटा, घर आए मेहमान खाना खाए बगैर चले जाएं। उन्होंने इसरार किया तो रोशी हंसकर उनका हाथ थाम कर कहने लगी, यकीन मानिए आंटी, पुप्पो बहुत परेशान हो रही होंगी। काफ़ी टाइम हो गया, ड्राइवर के साथ वापस जाना है। साथ कोई भाई होता तो हम ज़रूर रुक जाते। रोशी के अंदाज में या चेहरे पर ऐसी दिलकशी थी कि वो मबहूत होकर उसकी तरफ देखी गई थी। रोशी उनके एक टिक देखने पर समझी कि नाराज़ी से देख रही हैं। चले, वादा रहा, नेक्स्ट टाइम हम डे टाइम आएंगे और सारा दिन आपके साथ गुजारकर खाना खा कर ही जाएंगे। उन्होंने गहरा सांस लिया और निगाह चुरा ली, मगर निगाह भटक भटक कर सिर्फ उसी एक चेहरे का तवाफ़ करने लग गई थी। उन्होंने बेपनाह अपनाई तो मोहब्बत से उसका चेहरा थाम कर चूम लिया। उन्हें लगा कि जैसे बेपनाह रोशनी सी उनके वजूद में उतर गई हो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी सूरत दी है रब ने, अल्लाह मुकद्दर भी अच्छे करे। उन्होंने दुआ दी और रोशी इस वालहानापन पर घबरा गई थी। उनके गले लगाने पर थम सी गई थी। वो दोनों उनको गेट तक छोड़ने आई थी। उन दोनों को बेपनाह मोहब्बत और दुआ के साथ रुखसत किया था।
क्या बात है शहजादे, आज बड़ा गमगीन बैठा है। लगता है किसी गहरे गम से आशनाई हो गई है आज हमारे जिगर की। ना वो पहले जैसी चहकार, ना वो रोबो दबदबा। यार ये कितना बोर होता जा रहा है दिन ब दिन। कामरान उसे यूं बैठे देखकर हैरान हुआ था, मजाक में चिढ़ा था। शट अप। उसके मजाक पर उसने सुलगती खा जाने वाली नज़रों से तमाम साथियों को देखा। इस वाक़ये को कितने घंटे गुजर चुके थे, मगर लगता था कि जैसे अभी कुछ देर पहले उस शकीस का सामना भरी पड़ी कैंटीन में किया गया और वो हाशिम लोग उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पिस्टल ले और जाकर उससे और उसके तमाम साथियों को मौत के घाट उतार दे। किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो फिर हमें क्यों काट खाने को दौड़ रहा है? कहीं किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर लिया है तूने? वैसे जैसे तेरी तबीयत है, लगता है अपने बाप से लड़ झगड़ कर आया है। तेरा बाप भले तो गुस्से करे, है बड़ा खड़ूस, दौलत पर नाक बनकर बैठा है। शहजाद ने भी उसकी दुखती रग पर हाथ रखा और वो भुना उठा। बकवास अगर की ना तो मैं 1 मिनट में उठकर चला जाऊंगा। अमीन ने राजदराना नज़रों से शहजाद और कामरान को देखा। तो कुछ मुंह से फूटेगा या यही सोग वाली सूरत लिए ग्लास पर ग्लास चढ़ाएगा? यार दोस्त आखिर किस मर्ज़ की दवा है? तो बोल तो सही, आज हमारे शहजादे की हंसी क्यों रूठी हुई है? कामरान था ही खबीस, खबासा से मुस्कुरा कर बोला था। मुझे पता है ये क्यों शिकस्त खुर्दा इंसान की तरह बैठा अपनी शिकस्त का सोग मना रहा है। अमीन ने तंजिया और राजदराना नज़रों से सबको देखा, शहजाद और कामरान के साथ। वो भी उसके अंदाज पर चौंका था। इसने तो क़यामत तक मुंह से फूटना ही नहीं। चल तू ही बता, पता चल जाना है कि अभी थैले से कौन सी बिल्ली सामने आती है। कामरान ने उसे आंख मारकर अमीन का कंधा पकड़ा था। अयाज का जी चाहा कि आगे बढ़ा, गिलास उठाकर उसके सर पर दे मारे। इसका आज कॉलेज में सबसे स्ट्रांग ग्रुप के लीडर से झगड़ा हुआ है और जवाबन उन लोगों ने अपने साथियों समेत इसकी खासी ठुकाई कर दी थी। आखिर खबर आने तक वजह तनाज़े इसका अपनी महबूबा को कैंटीन में छेड़ना और राह रोककर बदतमीज़ी करना था, जिस पर वो मासूम लैला जोश में आकर इसके मुंह पर किताब मार गई और फिर मैदान ने कारजार बन गया। वो चौंक कर हैरान हुआ था। ये चारों लड़के अलग-अलग घरानों के थे। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ अयाज पढ़ता था। वो हैरान हुआ कि इस कदर दुरुस्त रिपोर्ट अमीन को कहाँ से मिली है। हाय, क्या वाकई? कामरान और शहजाद तो एकदम उछलकर उसके करीब हुए थे और फिर बगौर उसका चेहरा देखा। नीम तारीख क्लब के टेरेस में की गई रोशनी खासी महदूद थी, मगर इस महदूद रोशनी में भी अमीन की नज़रें उसके चेहरे के नील और चोट के निशानात को नहायत तमस्खुराना नज़रों से देख रही थी। इसके चेहरे से तुम लोगों को सारी कहानी की रिपोर्ट मिल सकती थी। लगता है ज़्यादा नशा ही चढ़ गया है तुम लोगों को। आंखें खोल कर देखो तो सही अपने शहजादे को। बकवास नहीं करो। अयाज एकदम तहस से उठकर टहलने लगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उस ब्लडी बिच को। नहायत पारसा बनती है। जिन लोगों के सामने उसने मुझे जलील किया, उन्हीं के सामने उसे जिल्लत की गहराइयों में धकेलूंगा। वो गुस्से और तनफुर से अपने जज्बात आशिकार कर रहा था। अमीन ने तमस्कुराना नज़रों से उसे देखा। मगर कैसे? वो तो तुम्हें घास डालने पर भी राजी नहीं। शहजाद, इसको समझा लो वरना मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। अमीन का तन सीधा दिल पर लगा था। वो एकदम भुना कर उठा था। अमीन चुप करो तुम इधर बैठो, बताओ तो सही हुआ क्या है। शहजाद ने उसका बाजू पकड़कर उसे फिर कुर्सी पर बिठा दिया। उसने उनके बार बार पूछने पर सारी राम कहानी कह सुनाई। अमीन बड़ी मुतमईन नज़रों से उसे देख देख कर मुस्कुराता रहा और उसकी नज़रें उसे मज़ीद तैश दिलाती रही। हाय, तो क्या चेयरमैन साहब ने तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया? कामरान ने हैरत से पूछा। वैसे अच्छा ही किया। तो कौन सा संजीदगी से वहाँ पढ़ रहा था? सिर्फ खूबसूरत परियों का ताक़ुब करने वहाँ दाखिल हुआ था। पैसा हाथ में होना चाहिए। ऐसी डिग्रियाँ तो यूँ चुटकी में हाथ में आ जाती हैं। कामरान ने उसकी तसल्ली का सामान भी किया। तो किस अंदाज में? अभी निकाला नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में सारा मामला पेश होगा और फिर ही कोई हतमी फैसला होगा। कामरान के अल्फाज से ज़्यादा वो अमीन की नज़रों से चिढ़कर बोला। चलो फ़ौरन फांसी की सज़ा ना सही, किस्तों में ही सही। वैसे सुना है कि किस्तों में मिलने वाली सज़ा ज़्यादा तकलीफ दे होती है। वो भी अमीन था, चोट करने से फिर भी बाज ना आया था। उससे लड़ने का भला क्या फ़ायदा? तुम बताओ, अगर वाकई निकाल दिया तो क्या करोगे? शहजाद संजीदगी से पूछ रहा था। कामरान हंस दिया। लोबिया चने बेचेगा? उसकी हंसी उसकी रूह पर ताज़ियाने की मानिद लगी। जिस तरह मैट्रिक एफएससी की डिग्रियां मिली हैं, वैसे ये लोबिया चने भी बेच ले तो बड़ी बात है। अमीन ने तो हद ही कर दी थी। वो एकदम बलोरी गिलास उठाकर उसे मारने लगा तो शहजाद ने फ़ौरन हाथ थामकर उसे रोक दिया। हद करते हो यार, ये तो शुरू से ही उन लोगों का मिजाज है। तुम क्यों गुस्सा करते हो?
मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। इनको कहो अपनी बकवास बंद करें, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाए, वरना मैं कुछ कर बैठूँगा। तुम्हारा जोर सिर्फ हसीनों को पटाने में चलता है, मर्दों वाली कोई सिर्फ नहीं है तुम में, सिवाय इसके कि बाप के पैसे पर अयाशी करते रहो। अमीन का सुलगता जुमला उसे मज़ीद सुलगा गया था। शहजाद ने घूर कर अमीन को देखा। मैं हाशिम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर कॉलेज से निकाला तो मैं क़यामत मचा दूंगा। समझ क्या रखा है उन लोगों ने? वो बुफरा हुआ था। वैसे कसूर तुम्हारा है, मट्टी डालो ऐसी लड़की पर। क्यों ख्वार हो रहे हो उसके पीछे? यूँ सरेआम भरी कैंटीन में उसका रास्ता रोकोगे तो कोई ना कोई उसकी हमायत में आएगा ही ना। शहजाद ने हकीकत पर मबनी तज्जिया पेश किया। वैसे भी तुम्हें कौन सा लड़कियों की कमी है? उस जैसी एक छोड़ 10 तुम्हारे लिए। कामरान ने भी उसका हौसला बुलंद करना चाहा, बशर्त ये कि वो इस जैसे कम अकल को घास डाल ले तो। अमीन अब भी सुलगाने से बाज ना आया था। अमीन की आदत थी, मामला किसी का भी होता वो उसी तरह सुलगाता था, मगर आज उसका दिल कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब था, तो उसे ये सब कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। वहीं लड़कियों का भी एक स्टैंडर्ड है, पैसे का क्या है, कहीं से भी मिल सकता है। हमारी भी जेबें भरी पड़ी हैं, उसको यहाँ से दफ़ा करो वरना मैं चला जाता हूँ। वो उठने लगा तो शहजाद ने घूरकर अमीन को देखा और फिर उसे बिठा लिया। तुम्हारे वालिद साहब को इस सूरत हाल का पता है क्या? उसके चेहरे पर नील के निशानात बगौर देखते हुए उसने कहा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मैं अभी घर गया ही नहीं, और अगर पता चल भी जाए तो क्या हो जाएगा भला? होगा तो वही जो मैं चाहूँगा। तो फिर कॉलेज छोड़ देगा? हाँ, मेरा दिल वहाँ अब नहीं लगता। मैंने ज़्यादा पढ़कर भी क्या लेना, बाप का इकलौता बेटा हूँ, जो भी है सब कुछ मेरा ही तो है। करोड़ों का बिजनेस बाद में भी मैंने ही संभालना, और अब भी। तो फिर अब क्यों नहीं? वैसे भी ये इंसानियत की विदमत हमसे नहीं होती। अच्छा फैसला है, खामखा इतने साल ज़ाया किए तूने। किसी आर्ट सब्जेक्ट में बीए करके मास्टर कर लेता तो आज हमारी तरह तुम्हारे पास भी डिग्री होती। खैर, देर आई दुरुस्त आए। शहजाद ने भी उसका हौसला बढ़ाया था। शहजाद उसके ग्रुप में 33 से ऊपर की उम्र का था। घर में बीवी बच्चे थे, मगर फितरत नहीं बदलती। अमीन 30 का था, जबकि कामरान उसका हम उम्र था, मगर शौक़ और दिलचस्पियाँ एक होने की वजह से सब दोस्त थे। तो ऐसा कर, उस लड़की को उठा ले। अमीन ने बड़ी संजीदगी से उसे मशवरा दिया। काश ऐसा कर सकता। उसने एक गहरी सांस भरी। क्यों भला? हमारे लिए कौन सा मुश्किल काम है? अगर ऐसे ही वो 2 टके की लड़की है तो उसके लिए तुम्हें इतना ख्वार होने की ज़रूरत ही क्या है? चंद दिन पास रखना, दिल भर जाए तो किसी के हाथ आगे ट्रांसफ़र कर देना। ना ही सबूत बचेगा, ना ही कोई मसला होगा। कामरान का ये मशवरा था। उसने सर झटका। अब वो इतनी भी 2 टके की नहीं है, बड़ी मजबूत बैग है। DIG शाहजेब हयात अली उसे अपनी भतीजी शो करवाते हैं। भले वो उनके भाई की बेटी नहीं है, मगर उनके घर वो उनकी बेटी की ही तरह रह रही है। सिक्योरिटी में वो कॉलेज आती और जाती है। उनके घर के बाहर गार्ड खड़े हैं, अंदर कैमरे नस्ब हैं, और मुस्तफ़ा पुलिस डिपार्टमेंट में इंतहाई ऊंची पोस्ट पर बैठा। ये शख्स अपने बाप से कहीं गुना बढ़कर चालाक है। इतना आसान नहीं है यह सब। तो फिर गोली मार। क्यों अपने आप को एक लड़की के पीछे बर्बाद कर रहे हो? शहजाद खासा जल कर बोला। काश गोली ही मार सकता, लेकिन मैंने भी सोच लिया कि उसे हर हाल में हासिल करके रहूँगा, चाहे अब अपना तरीक़ाकार ही बदलना पड़े। उसके इरादे मुसम्मम थे। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा। मसलन क्या करोगे? मैं शादी करूँगा और सारी उम्र उसे उसी तरह सुलगाऊँगा कि वो अपने ज़ख्म चाटती फिरेगी। साली, गलीज़ गाली बकते हुए उसने अपने इरादे जाहिर किए थे। ज़बरदस्त। चलो अच्छी बात है, अगर वो इतनी मजबूत बैग में है तो तुम फिर भी घाटे का सौदा नहीं करोगे। फिर भी तुम्हारी बहन के ससुराली हैं, उसको अपनाने का सबसे बेहतर तरीका है। इस तरह तुम्हारी सिस्टर का घर भी महफूज रहेगा। शहजाद को उसका इरादा बहुत पसंद आया था। उसने फ़ौरन सराहा भी था। क्या वो लोग तुम्हें लड़की दे देंगे? अम्मी ने खोजती नज़रों से उसे देखा। अगर ना भी दें तो भी और बहुत से तरीके हैं। अब ये तय है कि मुझे शादी उसी से करनी है। उसका बेलचक अंदाज था। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक, कामरान ने भी सराहा था, जबकि अमीन ने तमस्खुराना नज़रों से उसे देखते कंधे उचका दिए थे, और अयाज ने जानबूझकर उसका अंदाज नज़रअंदाज कर दिया था। वो अपनी मखसूस स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता आ रहा था। आज वो खिलाफ मामूल लेट था। एहसन अमूमन मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता था, मगर आज उसे जाना पड़ गया था। 9 बजे तक वो फारिग हुआ था। घर से एहसन और बाबा के 2 फ़ोन आ चुके थे। वो उन्हें जल्दी पहुंचने की इत्तला के साथ स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा था। वो सारा दिन की अज़द, मसरूफियत और थकावट की वजह से अब खुद भी जल्द ही जल्द घर पहुँच आराम करना चाहता था। रात का वक्त था, इसी वजह से ट्रैफिक भी कम था। अभी वो घर से कुछ फासले पर ही था जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी को सामने से आते देखकर उसने जल्दी से अपनी गाड़ी की स्पीड कम की थी। वन वे सड़क थी। हॉर्न
देते उसने सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर को मुतवज्जे करने की कोशिश की थी, मगर लगता था कि उस गाड़ी का ड्राइवर बहरा था। गाड़ी की स्पीड कम होने की बजाय और बढ़ी थी। मुमकिन हादसे से डरकर वली ने फ़ौरन ब्रेक पर पाँव रखा था, मगर देर हो चुकी थी। सामने से आने वाली गाड़ी लहरा कर उसकी गाड़ी के बम्पर से टकराती लहराती फुटपाथ पर चढ़कर एक तरफ लढ़क गई थी। वली ने फ़ौरन अपना चेहरा नीचे झुका लिया था, मगर ऐसा करने से उसका चेहरा तो विंडस्क्रीन की तबाहकारियों की जद में आने से बच गया था। मगर वलीद को लगा कि जैसे उसकी गर्दन और कंधे शीशे की नोकों से छिल गए। विंडस्क्रीन और साइड की खिड़की का शीशा बुरी तरह टूटा था। हादसा काफ़ी शदीद और फौरी था। उसने अपने आवाज़ को काबू करते हुए सर उठाकर देखा तो कहीं टेसे दर्द की उसे अपने कंधों और बाएं बाजू के साथ साथ गर्दन से भी उठती महसूस हुई। उसने अपने आप को संभालते एहतियात से टुकड़े पीछे करते दरवाजे को खोला था। बाहर आकर उसने दूसरी गाड़ी को देखा। रात के वक्त ट्रैफिक उस सड़क पर ना होने के बराबर थी। काफ़ी देर बाद कोई गाड़ी गुजर रही थी। उसने गाड़ी टकराते हुए एक भरपूर नस्वानी चीख सुनी थी, जो यकीनन दूसरी गाड़ी से बरामद हुई थी। गाड़ी जिस तरह उल्टी पड़ी थी, लगता था कि गाड़ी के अफराद खासे ज़ख्मी होंगे। अगर बच भी गए तो यकीनन चोटें तो शदीद नौयत की होंगी। वो अपने ज़ख्मों और तकलीफ़ को बुलाए सरहद से दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। गाड़ी साइड से उल्टी हुई थी। उसने उसके टूटे शीशे से झांका तो गाड़ी में एक नस्वानी वजूद के अलावा उसे कोई और नज़र ना आया था। लड़की ड्राइविंग सीट पर थी। पता नहीं जिंदा भी थी कि मर कब गई थी। खून बहुत तेज़ी से बह रहा था। वली ने सोचा चुपचाप अपनी खैर मनाए और निकल जाए, मगर उसका दिल किसी को यूं बेरहियारो मददगार छोड़कर जाने को ना चाहा। उसने अपनी तमाम कुव्वत इस्तेमाल करके गाड़ी को धक्का लगाया तो वो लड़खड़ाती कुछ सीधी हुई थी। अब गाड़ी का दरवाज़ा खुल सकता था। उसने ज़ोर से दरवाज़ा खोलते अंदर सर डाला। लड़की का बाजू थाम कर देखा। नब्ज़ चल रही थी। वो यकीनन अभी जिंदा थी। बर वक्त भी इमदाद से वो बच भी सकती थी। उसने उसको दोनों बाजुओं के हसार में लेकर अपनी तरफ खींचा था। खून इस कदर बह रहा था कि पहचानना मुश्किल हो रहा था, मगर बाहर ज़मीन पर डालते उसने अंदाज़ा लगाया कि लड़की ना सिर्फ खासी खूबसूरत थी, बल्कि जिस तरह का लिबास वो ज़ेबतन किए हुए थी वो खासी मॉड और रोशन ख्याल भी थी। उसके बरहना बाजुओं और होशरुबा वजूद से निगाहें चुराते उसने फिर गाड़ी में सर दिया था। दूसरी सीट के पीछे पड़ा बैग, मोबाइल और दूसरी चीज़ें उसने उठाकर बैग में डालते हुए गाड़ी की चाबी भी इग्निशन से खींच ली थी। लड़की को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर मुंतकिल करके उसने अपना कोट उतारकर उसके वजूद पर डाल दिया था। न जाने किस घराने किस ख़ानदान की इज्जत थी। उसे अपने असाब सुलगते महसूस हुए। उसकी निगाहों में एक ढका छुपा सरापा दर आया। अमेरिका जैसे रोशन ख्याल माशरे की रहने के बावजूद रोशी अपनी इक़दार नहीं भूली थी, मगर ये लड़की। उसने सर झटका। ड्राइविंग सीट से कांच के टुकड़े हटाते उसने गाड़ी स्टार्ट की। सबसे पहले उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतज़ाम करना था। वक्ती तौर पर उसे अपने ज़ख्म और तकलीफ़ भूल गई थी। इंसानियत के ही नाते एक बेबस मौत के मुंह में जाते वजूद की मदद करना, यही सब कुछ तो बाबा उन्हें सारी उम्र सिखाते रहे थे, और वो भला उनकी तालीमात कैसे फरामोश कर देता। हॉस्पिटल में लड़की को स्ट्रेचर पर डाला और इमरजेंसी रूम में फ़ौरन मुंतकिल कर दिया गया था। आप लड़की के क्या लगते हैं? चंद मिनट बाद नर्स ने आकर पूछा तो वो सटपटा गया। कुछ भी नहीं, लड़की की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और मैंने इंसानियत के नाते उसकी मदद की है। नर्स ने सलूक नज़रों से उससे सर से पाँव तक देखा था। ये कैसे हो सकता है? आप जानते हैं ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, लाखों लग जाते हैं इलाज के लिए। हम तो समझे थे कि आप इसके हस्बैंड हैं। लड़की ज़ाहिरी कंडीशन भी खाते पीते घराने की लग रही है। इसकी ट्रीटमेंट पर आने वाले अखराजात भला कौन अफोर्ड करेगा? आप? नर्स का अंदाज़ हमदर्दी की बजाय पेशा वराना था। वलीद को ताज्जुब सा हुआ। इससे बेहतर तो अमेरिका का मुआशरा था, जहाँ फ़ौरन ज़ख्मी को इमदाद तो दी जाती है। मैं अफोर्ड करूँगा, जाहिर है मैं ही लेकर आया हूँ। आप बताइए क्या चाहिए? उसने तल्खी से कहा तो नर्स ने चौंक कर उसे देखा। फौरी ब्लड का बंदोबस्त करना होगा। आपको एक पुरखलूस मशवरा है। लड़की किसी बड़े घराने की लग रही है। ये ना हो कि आप महज जज्बा हमदर्दी में मारे जाएं। जितनी जल्दी हो सके इसके बुरसा को ट्रेस करें, क्योंकि लड़की की हालत खासी तशवीशनाक है।
वो उसे मशवरा देकर फ़ौरन फिर इमरजेंसी रूम में घुस गई थी। उसे तशवीश ने आ घेरा था। उसने अपनी सफ़ेद शर्ट पर एक निगाह डाली जो लड़की को उठाने से खून से रंगीन हो चुकी थी। वो दोबारा पार्किंग में आया। गाड़ी में से एक लड़की का बैग निकालकर वो वापस अंदर आ गया था। एक साइड कुर्सी पर बैठकर उसने उसका बैग चेक करना शुरू किया था। बड़े से जहाज़ी साइज़ बैग में हर चीज़ थी जो औरतों को अपने हुस्न को निखारने के लिए इस्तेमाल करना होती थी। अगर नहीं था तो कोई उसका अता पता नहीं था। उसने कोफत से उसका मोबाइल पकड़ लिया, कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करना शुरू कर दी थी। वो अभी मोबाइल चेक ही कर रहा था कि अफ्ताह खेजा वो नर्स फिर बाहर आई थी। कुछ पता चला लड़की के बुरसा का? जी कोशिश तो कर रहा हूँ, उसने संजीदगी से कहा। देखिए फौरी ब्लड चाहिए, हॉस्पिटल में उसके ब्लड का ग्रुप का ब्लड दस्तयाब है। अगर आप हर तरह की जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, वरना आई एम सॉरी। वो नर्स खालिस अपने बड़ों की ज़बान बोल रही थी। उसने बरहमी से उसे देखा। तो क्या आप लोग उसके मरने का वेट कर रहे हैं? उसे फौरी ट्रीटमेंट दे। मैं हर तरह की सूरत हाल को कबूल करते उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ और बहैसियत इंसानियत हर तरह के ड्यूज़ भी पे करने को रेडी हूँ। कहीं भागा नहीं जा रहा। काइंडली आप यहाँ के डॉक्टरों से मेरी बात करवाइए। हैरत है, कैसी बेहिसी और सफाकियत है। इंसानियत नाम को नहीं, गोश्त पोस्ट का बना इंसान आखिरी हिचकियों पर है और आप लोगों को अपने फ़वाइद की पड़ी है। ओह माय गॉड! वो एकदम गुस्से में आकर तमाम चीज़ें सोफ़े पर रखकर उठ खड़ा हुआ था। नर्स फ़ौरन अंदर की तरफ भाग गई और 2 मिनट बाद वो एक डॉक्टर से बातचीत करते मुख्तलिफ पेपर्स पर साइन कर रहा था। उसकी जेब में जितने रुपए थे वो सब जमा करवा कर उसने उनको फ़िलहाल मुतमईन कर दिया था। बाकी कुछ वक्त मुख्तलिफ चीज़ें और अद्वियात फराहम करने में लग गया था। क्या बनेगा इस मुल्क का? ये डॉक्टर्स नहीं लुटेरे हैं, कैसे लूटते हैं ये लोग? माय गॉड! उसके लिए ये सूरत हाल नहीं तशवीशनाक भी थी। वो गुस्से से टहलता रहा था और फिर एकदम लेफ़्ट एंड राइट करते चौंक गया था। लड़की के बैग के पास रखा मोबाइल बज रहा था। उसने फ़ौरन मोबाइल उठा लिया था। आदला नाम देकर उसने फ़ौरन कॉल पिक की थी। हेलो, उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जबकि दूसरी तरफ नस्वानी आवाज़ में कोई बुरी तरह बरस रहा था। कहाँ हो तुम? टाइम देख रही हो? क्या हो रहा है? माय गॉड, रात के 12 बज रहे और तुम्हारा कहीं नामो निशान नहीं। मॉम परेशान हो रही है, फौरी घर पहुँचो। न जाने ये किस किस्म की अवतार थी। उसका हेलो सुने बगैर एकदम स्टार्ट हुई थी और अपनी बात सुनाकर खटाक से फ़ोन बंद कर दिया गया था। या अल्लाह! वली ने घूरकर मोबाइल को देखा और फिर आने वाली कॉल पर रीडायल कर दिया। चंद बेल्स के बाद कॉल रिसीव कर ली गई थी मगर अंदाज़ हनूज फाड़ खाने वाला था। उसकी सुने बगैर वो फिर चलती का नाम गाड़ी की मानिंद फुल स्पीड से बोल रही थी। अब क्या तकलीफ़ है? मेरी नींद सख्त ख़राब हो गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से, और मॉम उन्हें भी चैन नहीं। हर 2 मिनट बाद उन्हें तुम्हारे दर्द उठ रहे हैं। खुदा के वास्ते अब ये एक्सक्यूज़ मुझे पेश करने की बजाय मॉम को पेश करना। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी तरफ से बहाने बना कर। आज फिर अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ रात भर का किसी होटल में प्रोग्राम है तुम्हारा? पुलिस सुनकर ही पसीनों पसीने हो गया था। वो तो सिर्फ हॉस्पिटल के अमले की बेहिसी पर कुड़ रहा था, यहाँ तो हकीकी रिश्तों में बेहिसी थी। कैसी बेपरवाही थी और क्या अंदाज़ था। देखिए मैम, आप मुझे भी कुछ बोलने का मौका दें तो अर्ज़ करूं कुछ। इससे पहले कि वो कॉल बंद करती उसने फ़ौरन बात काट कर कहा तो दूसरी तरफ अजनबी मर्दाना आवाज़ सुनकर एक पल को खामोशी छा गई थी और फिर शुरू हो गई थी। खबरदार तुम उसकी हमायत में कुछ बोले तो मैं जानती हूँ तुम लड़कों को दौलत और हुस्न देखकर लाट टपकने लगती है तुम्हारी, और वो भी इतनी कम अकल और बेवकूफ़ है कि अपना स्टैंडर्ड तक नहीं देखती। ऐसे लल्लू पंजू किस्म के 2 टके के लड़कों की डिमांड और औकात में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मिस्टर। उस औरत की गुफ्तगू ऐसी आमियाना और घटिया थी कि वो एकदम इश्तियाल में आया। ओह यू शट अप, वो एकदम बोला था। दूसरी तरफ एकदम खामोशी छाई थी। आपको सिर्फ ये इतला देनी है कि जिस मोहतरमा का भी नंबर है वो इस वक्त एक्सीडेंट की वजह से ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अगर आपके रिलेटिव हैं तो रब्ता कर लीजिएगा। शुक्रिया। मोबाइल बंद करके उसने फिर सोफ़े पर फेंक दिया था। उस औरत के अल्फाज पर उसे अभी तक अपनी कनपटियाँ सुलगती महसूस हुई। माय गॉड, कैसे गलीज लोग हैं। क्या औरत ज़ात इतना पस्ती में भी गिर सकती हैं, और वो भी मुसलमान औरत। वो सोच कर सुलग रहा था। मोबाइल एक दफ़ा फिर बजना शुरू हो चुका था। उसने बेहिसी से बजते मोबाइल को देखा। वो अब जल्द इस मुसीबत से छुटकारा चाहता था। दिल तो चाहा कि ऐसी सफाक औरत से बात करने की बजाय मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारे। उसने अपने इश्तियाल पर काबू पाते मोबाइल उठा लिया। ऑन करते खामोशी से कान से लगा लिया। मैं काशफा की सिस्टर बोल रही हूँ। आपने चंद पल पहले जो इतला दी है क्या वो दुरुस्त है? लड़की का नाम यकीनन काशफा था। यस, उसने मुख्तसरन कहा। अगर ये आपकी सिस्टर का नंबर है तो उनका बैग और गाड़ी की चाबी इस वक्त मेरे पास है। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और मेरी बदकिस्मती कि मैं उन्हें इंसानियत के नाते हॉस्पिटल ले आया और अब इसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। वो इस वक्त इमरजेंसी में है। गाड़ी बुरी तरह डैमेज हुई है। अगर मैं बर वक्त उन्हें हॉस्पिटल ना पहुँचाता तो अब तक मर चुकी होती। उसने संजीदा दो टोक अंदाज में इतला दी थी। माय गॉड,
एक्सीडेंट कैसे हुआ और वो खैरियत से तो है ना? अब कि वो लड़की खासी परेशानी से पूछ रही थी। उसकी परेशानी महसूस करते वो भी थोड़ा सा धीमा पड़ गया। शायद गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी। गाड़ी के अंदाज से तो यही लगता है, और वो इस वक्त इमरजेंसी में है। डॉक्टर उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल में है? वो पूछ रही थी। उसने हॉस्पिटल का नाम बताकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। कोई आध घंटे बाद एक मर्द, औरत और लड़की परेशान घबराए हुए आते दिखाई दिए थे। यकीनन वो रिसेप्शन से उसके मुतल्लिक ही पूछ कर आए थे। वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया था। मैं काशफा का वालिद और ये उसकी वालदा और बहन है। आदमी ने ही आगे बढ़कर तारुफ करवाया था। फॉर्मेलिटी के तौर पर उसने उनसे हाथ मिलाते हादसे की वजह, सूरत और अब तक की तमाम तफसीलात बताते डॉक्टर के रवैये भी बता दिए थे। अब्दुल कयूम साहब आते ही मुख्तलिफ डॉक्टर्स और स्टाफ से राब्ते में लग गए थे और ठीक 15 मिनट बाद ही जैसे सारे हॉस्पिटल का स्टाफ और अमला एक जगह सिमट आया था। वलीद खामोशी से कारकर्दगी देख रहा था। वो डॉक्टर्स जो बामुश्किल लड़की को ट्रीटमेंट दे रहे थे अब बड़ी जांफशानी से लड़की को हैंडल कर रहे थे। 1 बजे के करीब डॉक्टर्स ने बताया कि लड़की की कंडीशन बेहतर है और अब ख़तरे से बाहर है, तो उसने बेख्तियार तशक्कुर का सांस लिया था। थैंक गॉड। ओके अब्दुल कयूम साहब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। आपकी बेटी को अल्लाह शफा दे और हदायत पे मबनी लंबी ज़िंदगी दे। उसने दिल से दुआ दी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुमने मेरी बेटी को दूसरे लोगों की तरह फुटपाथ पर पड़ा रहने ना दिया। तुम्हारी बर वक्त मदद से वो बच गई है। वो तशक्कुर से उसके कंधे पर हाथ रखते गोया थे और पहली बार शायद उसे गौर से देखा था। हॉस्पिटल में रात के वक्त वो उसे देखकर एक पल को चौंक गए थे। ये चेहरा, ये अंदाज़, ये लबो लहजा, वो बुरी तरह टटके थे। ऐसी कोई बात नहीं, बहैसियत इंसान ये तो मेरा फ़र्ज़ था। उनकी जगह कोई भी होता तो भी मैं उसकी मदद करता और अपने तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करवाता उसकी जान बचाने के लिए। वो बगैर पलके झपकाए उसके रोशन खुब्र नहायत हसीन और जमील चेहरे को तक रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? अपने किसी ख्याल से चौंक कर उन्होंने पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। अपनी वजाहत से तो वो खुद भी बाखबर था। अक्सर लोग उसे देखकर उसी तरह मबहूत रह जाते थे, ख़ुसूसन लड़कियां तो मरती थी। जी वलीद ज़िया अहमद। ओह, वो एकदम रिलैक्स हुए थे। अपने जहन को झटकते वो मुस्कुराए थे। थैंक यू बेटा, हम अब यहीं हैं, तुम जाकर आराम करो। एक हाथ उसके कंधे पर रखे, दूसरा उसके हाथ में डाले। वो बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से कह रहे थे। ये उनका ख़ास अंदाज़ था किसी को अपना गर्विदा बनाने का। वलीद कदर मुतासिर हुआ। और तुम भी शायद ज़ख्मी हो? उसकी गर्दन पर नज़र डालते कमीज़ रंगीन देखकर वो तशवीश से बोले थे। वलीद मुस्कुरा दिया। नहीं अंकल, बस हल्के से ज़ख़म और खराशें हैं, डोंट वरी। किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। बैंडेज तो ज़रूर होनी चाहिए ना? गर्दन पर हाथ रखकर ज़ख़म देखते वो कह रहे थे। उनका लहजा पुरशफ़क़त ही नहीं पुरतशवीश भी था। जी ज़रूर करवाता, मगर क्या करूँ, खासा लेट हो चुका हूँ। घर वालों के कहीं फ़ोन आ चुके हैं और दोस्त के पास ठहर जाने के बहाने बना बनाकर अब मैं भी थक चुका। मैं इंशाल्लाह सुबह चक्कर लगाऊंगा। ये कार्ड है, रख लें। किसी भी सिलसिले में ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। चूँकि ये एक्सीडेंट का केस था तो कागजी कार्रवाई पर मेरे ही दस्तखत हैं। कोई परेशानी हो तो बुला लीजिएगा। आदना अपनी माँ को लिए साइड के सोफ़े पर टिक गई थी। वलीनों ने कार की चाबी, बैग और मोबाइल थमा दिया था और फिर वो उन लोगों को खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से निकल आया था। बड़ा नेक और सुलझा हुआ लड़का है, अब्दुल कयूम साहब ने अपनी बेगम को देखकर कहा। किसी नेक और सुलझे हुए घराने का लगता है, बेगम ने भी तायद की थी और आदला भी कायल हुई कि उसने एक दफ़ा भी तो सर उठाकर उसकी तरफ देखने की कोशिश न की थी। ये उसकी शराफत की गवाही ही तो थी। अब्दुल कयूम साहब हाथ में पकड़ा कार्ड जेब में डालते नड़हाल से अंदाज में सोफे पर टिक गए थे। स्टडी के दौरान उसे कॉफ़ी की शदीद तलब हुई। वो पिछले कई दिनों से रोशी और वलीद की हदायत की वजह से कॉफ़ी पीने से एहतियात बरत रही थी, मगर आज तलब बढ़ते देखकर वो सब कुछ वहीं छोड़कर बाहर निकल आई थी। इरादा उसका किचन की तरफ जाने का था, मगर राउंड से टीवी की आवाज़ आते देखकर वो उधर चली आई। रोशी अपनी जमाइयाँ रोके टीवी देखती सोफे पर नीम दराज थी। उसने वॉल क्लॉक की तरफ निगाह की। रात के 12 बज रहे थे। तुम सोई नहीं रोशी? वो उसके पास ही सोफे पर आ बैठी। मुंह पर हाथ रख के जमाई रोकते वो उठ बैठी। नींद से उसका बुरा हाल था। आंखों के डोरे नींद की वजह से सुर्ख हो रहे थे। वो इस वक्त इस हालत में नहायत पुरकशिश लग रही थी। वलीद भाई का वेट कर रही हूँ। अपने जागने की वजह बयान की तो वो चौंकी। क्या वली अभी तक नहीं लौटा? नहायत हैरत और इस्तजाब से पूछा। नहीं, मैंने 1 घंटा पहले कॉल की थी तो कह रहे थे कि दोस्त के पास हूँ, लेट हो जाऊँगा। और उसके बाद मुसलसल खामोशी है। मैंने कई बार कॉल किया मगर वो अटेंड नहीं कर रहे। लाओ दो मोबाइल, मैं कॉल करती हूँ।
उसने रोशी के हाथ से उसका मोबाइल लेकर नंबर्स मिलाए थे। बजाय उसके कि कॉल रिसीव की जाती, फ़ौरन काट दी गई। काट दी? रोशी उसके हाथ नीचे कर लिए लेने पर गोया हुई। उसने सर हिला दिया। आप किधर हैं और कब तक पहुंच रहे हैं? उसने दोबारा मैसेज सेंड किया, जिसका रिप्लाई फ़ौरन मिल गया था। मैं दोस्त के साथ हूँ, डोंट वरी, कुछ लेट हो जाऊँगा, तुम आराम से जाकर सो जाओ। मैसेज पढ़कर उसने गहरी सांस लेते रोशी को मोबाइल थमा दिया था। वली भाई का ऐसा कौन सा दोस्त है जो इतनी रात को बाहर है अभी तक? वो रोशी को देखकर पूछ बैठी। कॉफ़ी पियोगी? नहीं, पहले ही नींद से बुरा हाल है, इस टाइम कॉफ़ी पीकर अपनी नींद ख़राब नहीं करनी। उसके साथ ही वो भी खड़ी हो गई थी। मैं सोने जा रही हूँ और तुम भी कॉफ़ी को छोड़कर सोने की कोशिश करो। तुम चलो, मैं तुम्हारे कमरे में कॉफ़ी बना कर आती हूँ। किचन में आकर उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी। मग लिए वो रोशी के कमरे में आई तो वो मोहतरमा बिस्तर पर दराज नींद में थी। रोशी उसके पास ही बैठकर उसे झंझोड़ा। क्या है? नींद से मंदी मंदी आंखें किसी सहर तराज थी। उसे टूटकर रोशी पर प्यार आया। तुम्हें शहवार के घर जाकर कैसा लगा? रोशी के साथ वापसी पर ड्राइवर की वजह से शहवार वाले मामले पर ज़्यादा बातचीत न हुई थी। घर आकर टाइम ही नहीं मिला था कि दोनों आराम से बैठकर इस मौजू पर डिस्कशन करती। अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा। मगर यार, ये कौन सा वक्त है उन लोगों को डिस्कस करने का? सुबह नहीं होती क्या? उसका नींद से बुरा हाल था। वो मुस्कुरा दी। उठकर बैठ जाओ, वरना मैं ये कॉफ़ी का भरा मग तुम्हारे ऊपर अंडेल दूंगी। मुझे नींद नहीं आ रही और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम भी मेरे साथ जागोगी। रोशी ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा और उसे मुस्कुराते हुए कॉफ़ी की चुस्कियां भरते देखकर कुल से दफ़ा हो जाओ, अपने कमरे में जाकर मरो, लेकर मेरी नींद ख़राब कर रही हो। पहले वली भाई की वजह से, अब तुम्हारी वजह से। मैं पप्पो को बरगलाती हूँ तुम्हारा अब कोई पक्का बंदोबस्त करें। तुम्हें रातों को नींद नहीं आती, तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ जागने वाला एक इंसान ढूंढे अब। रोशी के अल्फाज पर अना का दिल भी इख्तियार धड़क उठा था। शर्म से उसके गुलनार रुखसारों पर पलकों का रक्स बड़ा दिलकश था। वो एकदम सटपड़ा कर रह गई। बकवास मत करो, उसने डपटा था। वो हल्का सा हंस दी थी। नींद से अटी हंसी माहौल में इर्ताश सा बिखर गया। बकवास नहीं, हकीकत। मैं अब ऐसा ही करूँगी। अब अगर तुमने मेरी नींद ख़राब की तो अच्छा है। तुम्हें भी लगाम डालने वाला कोई होना चाहिए जिसके सामने तुम्हारी बोलती बंद हो। वो तुम्हारी रातों को अपने वजूद की कुर्बतों से मुनव्वर करे, फिर तुम्हें जागने का मज़ा आएगा। रोशी ने गोया अगले पिछले सारे हिसाब चुकाए थे। वो एकदम शर्म से कट कर रह गई। खजालत से अपना हाथ खींचकर उसके कंधे पर मारा। वो हाय वाय करते कराह कर रह गई। बहुत चलती है तुम्हारी ज़बान। लगता है हसन भाई ज़्यादा ही तंग करने लगे हैं तुम्हें। वैसे उन्हें शर्म आनी चाहिए, शादी से पहले उनकी ये हरकतें। मामा से शिकायत करूंगी। रोशी उसकी धमकी पर एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। अना ने बेसाख्ता अपनी मुस्कुराहट होंठों तले रोकी। खबरदार, पप्पू को कुछ कहा भी तो। ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तो कभी हसन से एक दो लफ्ज़ों से ज़्यादा बातचीत ही नहीं हुई। वो घबराकर सफाई पेश कर रही थी। वो खुलकर हंस दी। रोशी एक ज़ोरदार धमोका उससे जोड़ दिया। बहुत बुरी हो तुम। वो मुंह फुलाकर करवट बदल कर लेट गई। अना, शहवार के साथ क्या प्रॉब्लम है? वो किस शख्स की बात कर रही थी? कॉलेज में उसके साथ क्या कुछ हुआ है? कुछ देर बाद याद आने पर वो उसकी तरफ रुक किए पूछ रही थी। अना फ़ौरन संजीदा हो गई। बस है एक शख्स, पूरे कॉलेज के लिए नासूर। तकरीबन कॉलेज की तमाम लड़कियां उससे बदजन और दूर भागती हैं। उसका शहवार से क्या ताल्लुक़ है? ये टॉपिक इतना हसास था कि अना सोचने लगी कि बात कहाँ से शुरू करे। उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, उसने खासी हकारत से कहा और फिर चेदा चेदा मुख्तसर अल्फाज में उसे तमाम पिछली बातों के हमरा मौजूदा सूरत हाल समेत सब बता दिया। रोशी को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वेरी सैड। वैसे वो लोग बहुत अच्छे, पुरखुलूस और मिलनसार हैं। शहवार के लिए तो बहुत मुखलिस है। उसने हुनकारा भरा। उसकी सारी शोखी और शरारत हवा हो गई थी। उसे रह रहकर शहवार का हुज़्न मलाल में डूबा चेहरा याद आ रहा था। ऐसे लड़के के लिए तो कड़ी से कड़ी सज़ा भी कम है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रोशी तबसरा करते करते अना की अफसुर्दगी देखकर रुक गई। भली भाई भी कितने बेपरवाह हो गए। अब तो आ जाना चाहिए था उन्हें। वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो 1:15 हो रहा था। अना का भी ध्यान भटका। रोशी फिर लेट गई थी। अना की तवज्जो वलीद की तरफ हो गई। तुम्हें तो नींद आने वाली नहीं, अब मैं सो रही हूँ। तुम वली भाई का इंतज़ार कर लेना, वो आए तो खाना वगैरह पूछ लेना प्लीज़। नींद से भरी आंखें उसने फिर बंद कर ली थी। वो रोशी के बेड पर बैठी चंद मिनट कुछ सोचती रही और फिर उठकर बाहर टेरेस पर आ निकली। 1:30 बजे के करीब गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर वो चौंकी। शायद वलीद आ गया था। वो सीधी होकर गेट की तरफ देखने लगी। चौकीदार अपने कमरे से निकलकर गेट की तरफ जा रहा था।
वलीद गाड़ी अंदर ले आया था। सारा लॉन और इर्द गिर्द का सारा माहौल गहरे तारीक अंधेरे में गर्क था और वो अपनी गाड़ी से निकलकर चौकीदार को न जाने क्या कह रहा था। चौकीदार सिर्फ सर हिला रहा था और फिर वलीद अपने वाले पोर्शन की तरफ चला आया था। वलीद का कमरा रोशी के कमरे के साथ ही था। वो जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया था, सामने टेरेस की रेलिंग के साथ लगी अना को देखकर ठटका था। तुम अभी तक जाग रही हो? वरना उसे यकीन था कि रोशी के अलावा सभी सो चुके होंगे और रोशी को भी उसने मैसेज करके सोने का कहा था, जिसका मतलब था कि वो वाकई सो गई होगी। वो उसकी कच्ची नींद के बारे में अच्छी तरह आगाह था, मगर रोशी की जगह अना को चौकीदारी करते देखकर चुप हो गया था। अना तो हैरान हो शशदर सी आंखें फाड़े वलीद की खून आलूद शर्ट को देख रही थी। ये खून कैसा है? एक्सीडेंट हो गया क्या? हैरत के समंदर से निकलते ही बहुत घबराकर नहायत खौफज़दा वो उसके करीब आकर पूछ रही थी। वो जवाब देने के बजाय कमरे में चला गया था और अना भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गई थी। कैसे हुआ है एक्सीडेंट? वो लाख बहादुर सही, एक मुस्तकबिल की लाइफ फाइक डॉक्टर सही, मगर वलीद को इस हालत में देखकर उसके हौसान ख़ता होने को थे। वलीद ने हाथ में थामा बैग टेबल पर रख दिया था। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसकी बेपनाह घबराहट और परेशानी देखकर उसने तसल्ली देना चाही थी, तो फिर ये? उसने बेयकीनी से उसका चेहरा देखते उसकी खून आलूद शर्ट की तरफ इशारा किया। कुछ नहीं यार, बस किसी का एक्सीडेंट हो गया था तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाते ही हालत हो गई। लफ्ज़ एक्सीडेंट सुनकर ही हाथ पैर फूल जाते हैं। वो तो फिर इस कदर खून आलूद शर्ट देखकर घबरा गई थी। वो एकदम आगे बढ़कर उसका हाथ थाम कर खड़ी हो गई थी। आप झूठ बोल रहे हैं ना? उसकी आंखों में आंसू सिमट आए थे। सच सच बताइए, क्या हुआ है? वली ने खासा चौंक कर उसे देखा। नथिंग मोर यार, और मैं झूठ क्यों बोलूँगा? बस चंद खराशों के सिवा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसकी कैफियत से खासा मुतासिर हुआ था। धीमे से उसका रुखसार थपथपाकर उसे रिलैक्स करना चाहा, मगर वो खून से भरी शर्ट को देखकर कुछ भी मानने को तैयार ना थी। सारी शर्ट खून आलूद थी। यकीनन कोई बड़ी बात हुई होगी। मैं मामू और मामा को बताती हूँ। सूरत हाल का अंदाज़ा लगाते उसने हाथ छोड़कर बाहर देख निकलने वाली थी। पागलपन की बातें मत करो अना। वलीद ने एकदम उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया था। आप ज़ख्मी हैं ना? उसकी आंखों में बेपनाह खौफ व हिरास था। वो महसूस करते कुछ धीमा पड़ गया। हाँ, मगर इतना ज़्यादा नहीं जितना तुम सोच रही हो। चंद हल्की फुल्की गर्दन, बाजू और कंधों पर खराश हैं। तुम खुद मेडिकल की स्टूडेंट हो, बहुत कमज़ोर असाब की मालिक हो तुम तो। उसे रपट कर आखिर में उसने जताया तो वो मुखलसी हो गई। मगर वो क्या करती? किसी अपने को खून आलूद हालत में देखकर दिल पर क्या बीतती है। ये ज़िंदगी का फर्स्ट और हैरान कुन एक्सपीरियंस था। मरीज़ को तो वो अक्सर देखती ही रहती थी, बल्कि आदी थी। आपने बैंडेज करवाई? वो मुसलसल थानेदारों की तरह खड़ी तफ्तीश कर रही थी। वली जो पहले ही असाब शिकन थकावट का शिकार था, ऊपर से एक्सीडेंट ने रही से एक ताकत सल्ब कर ली थी। गर्दन और कंधों से उठने वाली टेसें बड़ी तकलीफ देती। वो आराम से बिस्तर पर बैठकर पाँव को जूतों से आज़ाद करने लगा था। अना ने देखा उसकी गर्दन भी जख्मी थी, जिसकी वजह से खून बहने से शर्ट का पिछला हिस्सा भी खून आलूद हो चुका था। आप घर क्यों आए? डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? वो चीखी थी। उसने सर उठाकर उसे देखा। अना प्लीज़, मैं चेंज करना चाहता हूँ। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। उसके इन अल्फाज ने उसके दिल पर बुरी तरह चोट लगाई थी। उसके आंसू बेख्तियार थे। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है आपको इस हालत में देखकर। आपकी तकलीफ़ के एहसास से मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो शिद्दत से रोती थी, जबकि वलीद इस रद्द अमल पर हैरान रह गया था। वो अच्छी खासी मैच्योर लड़की थी। जज्बातियत की उससे तवक्को तो ना थी। वलीद को तो लेने के देने पड़ गए थे। फ़ौरन उठकर उसके करीब हुआ था। माय गॉड, ये क्या तरीका है यार? डोंट वरी, आई एम ऑल राइट। तसल्ली देने को उसके सर पर हाथ रखा था, मगर वो तो बेख्तियार उसके करीब होते उसके कंधे पर पेशानी टिकाते रो दी थी। और ये सब कुछ इस कदर अचानक था कि वलीद भी अपनी जगह छटपटा कर रह गया था। आपको कुछ भी हुआ तो माय गॉड, बाय गॉड, मैं मर जाऊंगी। पता नहीं वो आवाज़ में थी या नहीं। वलीद तो तड़प कर पीछे हुआ था। जांचती नज़रों से उसे देखा। ना ही वो कोई ना समझ बच्चा था और ना ही अना के अल्फाज गैर वाज़े थे। तो फिर उसका यूँ रोना, रिएक्ट करना, और अभी वो अपने अल्फाज का एहसास किए बगैर हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। अना, डोंट बी सिली। ये क्या बेवकूफ़ी है यार? वो झुंझला कर कह रहा था। तुम अच्छी खासी मैच्योर लड़की हो, मेडिकल के 4th ईयर की स्टूडेंट होकर ऐसा रिएक्शन हैरत है। ज़रा सा खून देकर तुम्हारी ये हालत है। अगर किसी दिन खून में लथपथ वजूद को ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ गई तो फिर? वो संजीदा हो गया था। आई एम सॉरी। अपनी जज्बातियत पर खुद भी घबरा कर सर उठाकर उसे देखा। वली ने खामोशी से उसकी भीगी निगाहों से नज़रें चुरा ली। एकदम दिल को कुछ हुआ था। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, हरी अप।
अलमारी की तरफ बढ़ते उसने उसके वजूद को सामने से हटाना चाहा था। बड़ा सा दुपट्टा लिया जिसका एक पल्लू सर पर था। उसके सामने खड़ी रोती, आंसू बहाती, उसे अजीब से एहसास से दो चार कर गई थी। अना ने किचन में आकर फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। अपनी कैफियत उसके अपने लिए भी बड़ी परेशान कुन थी और उसके कतई इख्तियार से बाहर भी। वो यकीनन भी जितना भी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती मगर वो अपने एहसासात और जज्बात के सामने कतई बेबस थी। बाज़ एहसासात और जज्बात फितरी होते हैं और वाक़ई को मद्देनज़र रखते इंसान के अंदर से उमड़ते हैं, यूँ कि उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं हो पाता कि वो किस किस्म की जज्बातियत का मुजाहरा कर रहा है या सामने वाले इंसान पर उसकी जज्बातियत किस तरह असरअंदाज हो रही है। उस वक्त भी वो भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन से दो चार था। वो सिर्फ जज्बातियत के ताबे थी। वो फर्स्ट एड बॉक्स लिए वापस कमरे में आई तो वो चेंज कर चुका था। जिस्म पर बुनियान और ट्राउज़र था, कंधों पर वो टॉवल डाले जैसे उसका ही मुंतज़िर था। अब गर्दन और बाजुओं के ज़ख्म खासी तकलीफ़ दे रहे थे जिन्हें वो मुसलसल मामूली खराशियों और टेसे कहकर नज़रअंदाज कर रहा था। उसने लब भींच रखे थे। मैं बैंडेज कर लूँगा, तुम जाओ अब। उसके हाथ से बॉक्स लेकर वो खोल रहा था जबकि वो खामोशी से उसकी गर्दन और बाजू के ज़ख्म को खासी तशवीश से देख रही थी। आप खुद कैसे करेंगे? बेहतर था कि हॉस्पिटल से ही करवा कर आते। वो अपने आप को खासा संभाल चुकी थी। बॉक्स से रुई और डिटोल लेकर वलीद की सवालिया नज़रों को नज़रअंदाज करती उसकी साइड पर आ खड़ी हुई। ठीक है, मैं कुछ पल कबल एक कमज़ोर डॉक्टर साबित हुई हूँ मगर अब की बार आपको नाकामी नहीं होगी। अब मैं इतनी भी अनाड़ी नहीं हूँ, मुस्कुराकर कहते उस वक्त वो किसी भी सूरत हाल को जहन में जगह दिए बगैर सिर्फ जज्बा हमदर्दी के तहत ये सब करने पर मजबूर थी। शायद उसके पेशा वराना डॉक्टरी के जज्बात उभर आए थे या फिर वो अपने एहसासात और जज्बात के सामने कतई बेबस थी। वलीद भी शायद उसके एहसास समझ गया था। उसने दोबारा टोका नहीं था। आप इधर चेयर पर आकर बैठ जाइए। वलीद बिस्तर के किनारे से उठकर चेयर पर आ बैठा था जो उसने स्टडी टेबल के सामने से उठाकर ड्रेसिंग के सामने रखी थी। वो टॉवल हटाकर उसकी गर्दन से बड़ी एहतियात से चिपके कान साफ कर रही थी। कब एक्सीडेंट हुआ था? वो नज़रें अपने पाँव पर जमाए उसके रहमो करम पर था। उसके सवाल पर नज़रें उठाकर मिरर में उसे देखा। वो मुकम्मल तवज्जो से उसकी गर्दन की तरफ किए रुई और डिटोल की मदद से गर्दन से खून के साथ साथ शीशे की किरचियाँ भी चुन रही थी। शायद 9 बजे की टाइमिंग थी। माय गॉड, तब से अब तक आप इसी हालत में घूमते फिर रहे हैं? उसने हैरान होकर वलीद के चेहरे की तरफ देखा जो झुका हुआ था। वो उसके तासुरात मुलाहिजा न कर सकी थी। हिम्मत है आपकी, जिस तरह कांच गर्दन की खाल में घुस गए हैं। तकलीफ़ तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। कमरे में पड़ा जग उठाकर वो वॉशरूम में घुस गई थी। पानी भरकर लाकर डिटोल के चंद कतरे डालकर उसने पहले तो उसके टॉवल से कांच और जमा हुआ खून साफ किया और फिर जहाँ ज़ख्म गहरा था वहाँ ऑइंटमेंट लगाकर उसने पट्टी कर दी थी। दाएं जानिब दाएं कंधे और गर्दन का पिछला हिस्सा दाएं तरफ से ज़्यादा मुतासिर हुआ था। बाकी तो खराशें ही थी। सिर्फ मरहम पट्टी करके उसने झुककर बॉक्स में तमाम चीज़ें डाल दी थी और फिर तमाम चीज़ें समेटकर वो उठ खड़ी हुई। खाना खाएंगे? उसके सवाल पर वलीद को शदीद भूख का एहसास हुआ जो भाग दौड़ में कहीं रफू चक्कर हो चुका था। तुम रहने दो, पहले ही बहुत खिदमत कर ली है मेरी। आज तो नीम हकीम जी को भी मुझे तख्ता है मश्क बनाने का मौका मिल गया। पहले तो तुम्हारी डॉक्टरी की जद में जस्ट बाबा जानी आते थे। बैंडेज के दौरान वो एक लफ्ज़ भी ना बोला था और अब उसके अल्फाज पर वो मुस्कुरा दी। तुम जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना होगा तुमने। ख्वामखा मेरी वजह से तुमने अपनी नींद बर्बाद की। भूख तो वाकई मुझे लग रही है और थकन से भी बुरा हाल है। अब जी चाहता है कि पढ़कर सो जाऊं मगर खाना खाए बगैर नींद नहीं आएगी। मैं खुद ही किचन से कुछ ना कुछ ले आऊँगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने इतनी जहमत की। जहमत कैसी? आप प्लीज़ आराम से लेट जाइए, मैं खाना ले आती हूँ। उसने मुस्कुराकर कहते बाहर निकलना चाहा कि वलीद ने मना कर दिया। तुम रहने दो, पहले ही तुम्हें खासा डिस्टर्ब कर चुका हूँ। तुम्हें नींद आ रही होगी। मेरी नींद की आप फिक्र ना करें, वो तो पहले ही कम ही आती है। सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलने से बेहतर है कि आपकी खिदमत ही कर लूँ। कहते हैं कि मरीज़ की अयादत और ख़िदमत में भी बड़ा सवाब है और मैं ठहरी पक्की मुसलमान, ये सवाब भला कैसे छोड़ दूँ? वो हंसकर कहते कमरे से चली गई। आज अना के तमाम रवैये वलीद के लिए बड़े हैरान कुन थे। उसने ड्रेसिंग के शीशे में अपने ज़ख्मों को देखा जहाँ पर उसने बैंडेज की थी। उसकी नरम उंगलियों का लम्स अभी भी गर्दन पर महसूस हो रहा था। उसके आने से पहले उसने अलमारी से कदरे ढीली ढाली शर्ट निकाल कर पहन ली थी। हाथ मुँह धोकर बिस्तर पर आ बैठा तो वो भी खाने की ट्रे उठाए चली आई। मैं दूध गर्म करके उसमें हल्दी डालकर लाई हूँ। ये घरेलू बहुत अच्छा टॉनिक है।
पेन के लिए भी और सेहत के लिए भी। इसके अलावा प्लेट में दर्द और ज़ख्मों को फौरी मंद करने के लिए ये टैबलेट्स हैं। खाना खा कर ले लीजिएगा। सलीके से सर पर दुपट्टा लिए उसने उसके सामने झुककर बिस्तर पर ट्रे रखती थी। थैंक्स यार, तुमने तो अच्छा खासा ट्रीटमेंट कर डाला है। डॉक्टर तो फौरी इलाज करके डालते हैं। ये पहली डॉक्टर देखी है जो ट्रीटमेंट देने के बाद अपने मरीज़ की इतनी खिदमतें भी कर रही है। हल्के फुल्के अंदाज में कहते उसने ट्रे अपने करीब कर ली थी। अना मुस्कुराकर वापस पलट गई थी। अना, इससे पहले कि वह कमरे से निकलती उसने पुकारा तो अना को यूँ लगा कि जैसे किसी ने उसका नाम ही नहीं लिया बल्कि उसके जिस्म से रूह तक खींच लिए। जी। अपनी धड़कनों को संभालती वो मुड़े बगैर सिर्फ गर्दन मोड़कर देख रही थी। थैंक्स एंड यार बाबा, विशी या घर में किसी को भी नहीं बताना, खामखा सब परेशान होंगे। ओके जी ठीक है। वो सादतमंदी से ऐसे सर झुका गई कि जैसे वो उसकी मामूल हो। कभी कभार वो उसे बड़ी नाकाबिले फ़हम लगती थी, जैसे कि अब उसके अंदाज पर चौंक गया। फिर वो धीमे से मुस्कुरा दिया तो वो जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद करते निकल गई थी। सारी रात वो सख्त बुखार में भिनकती रही थी। मेहरुनिसा बेगम उसके पास ही लेटी थी। मेडिसन और नींद की गोली की वजह से वो सोई रही थी, मगर नीम गनूदगी वाली नींद थी। उसके असाब गहरी तेज़ आवाज़ से बेदार हुए थे। चंद पल लेटे रहने के बाद उसे सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ तो उसने देखा उसकी साइड टेबल पर रखे उसके बैग में पड़ा मोबाइल बज रहा है। उसने उठकर बैठना चाहा मगर कमज़ोरी उसके वजूद पर गालिब आ गई तो उसने बेचारगी से मोबाइल की आवाज़ सुनकर कानों पर हाथ रख लिए। मोबाइल बज कर खुद ही खामोश हो गया था। वो उसी तरह लेटी रही। फिर वक्त का तयन करने को उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। दिन के 8 बज रहे थे। वो इस वक्त कमरे में तन्हा थी। वो चंद मिनट उसी तरह लेटी रही तो मेहरुनिसा बेगम को कमरे में दाखिल होते देखा। उठ गई तुम? अब कैसी तबीयत है? रात तो बहुत तेज़ बुखार था, होशो हवास ही बरकरार न रहे थे। रात के 12 बजे डॉक्टर ज़ुबैरी को कॉल करना पड़ गई थी। उन्होंने आकर इंजेक्शन लगाए और मुख्तलिफ दवाइयाँ दी थी। उसके पास ही बैठकर मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमकर बाल समेटे। इस वालहानापन मोहब्बत पर उसकी आंखें भीग गई। अगर उनको पता चले कि वो उनके सबसे चहेते बेटे के लिए इनकारी है तो कितना दुख होगा उन्हें। और मुस्तफ़ा, पता नहीं उसकी ख़राब तबीयत का सुनकर उसका क्या रिएक्शन रहा होगा। ज़हीन तो खासा है, फ़ौरन कड़ी से कड़ी मिलाते बात की तह तक पहुँच जाएगा। बुखार तो कम हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। उसके चेहरे और गर्दन को चेक करते वो खासी मुतमईन हुई थी। और इसी वक्त उसका मोबाइल फिर बजने लगा था। लो देखो, तुम्हारा मोबाइल सारी रात बजता रहा है। 1-2 बार अना ने कॉल करके तुम्हारी खैरियत पूछी थी और एक बार तबिंदा की कॉल थी। मैंने कह दिया कि तुम सो गई हो, तुम्हारी तबीयत का ना बताया कि ख्वामखा वो परेशान होगी। उसे बताते हुए उन्होंने उसके बैग से मोबाइल निकाल लिया था। मुस्तफ़ा की कॉल है। स्क्रीन देखकर उन्होंने कहा, आप सुन ले प्लीज़। मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने नफ़े में गर्दन हिला दी, साथ हैरान भी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा के सलाम का उन्होंने जवाब दिया था। आज जुमा का दिन था, यकीनन वो घर में ही होता था, तो फिर कॉल क्यों की उसके नंबर पर? कैसी हैं आप? और शहवार कहाँ हैं? उसका मोबाइल आपके पास क्यों है? इधर उधर उलझने की बजाय उसने डायरेक्ट पूछा था। मैं ठीक हूँ, शहवार भी पास है, तबीयत ठीक नहीं। कल कॉलेज में तबीयत ख़राब होने की वजह से वो घर आ गई थी। सारी रात बुखार में भिनकती रही, बेहोश रही है। आधी रात को डॉक्टर ज़ुबैरी आकर चेक करके दवा देकर गए थे। वो न जाने किधर था, जो सारी सूरत हाल से बेखबर था। वो चौंक गई। ओह, क्या हुआ उसे? वो फ़ौरन तशवीश का शिकार हुआ था। बीपी लो हो गया था। शहवार आंटी की एक तरफा गुफ्तगू से कुछ न समझ पाई। कॉलेज से वापसी अकेली आई थी क्या, या ड्राइवर लेने गया था? मोबाइल छलकी से आती आवाज़ पर मेहरुनिसा आंटी के कानों के अलावा उसकी समात को भी फैज़याब कर रही थी। ड्राइवर तो हमें लेकर खालिद के घर गया था। तुम्हारे बाबा को कॉल की तो वो लेने गए थे। ओह, अब कैसी कंडीशन है उसकी? रात से बेहतर है, बुखार भी उतर गया अब तो। मगर आप लोगों ने पूछा नहीं कि अचानक उससे हुआ क्या है? कल अच्छी भली थी जब मैंने उसे कॉलेज ड्रॉप किया था। लो, उसकी तबीयत ही इतनी ख़राब रही है कि पूछने का वक्त ही नहीं मिला। अब भी अभी जागी है। मोहब्बत से उसकी तरफ निगाह करते उन्होंने कहा था। वो खामोशी से पलकें मूंद कर आंखों पर बाजू रखकर चत लेटी थी। अच्छा ठीक है, मैंने ये पूछने के लिए उसे कॉल की थी कि कॉलेज किसके साथ जा रही है। खैर, मेरी उससे बात करवाइए, मैं खुद उससे उसकी तबीयत पूछता हूँ। उन्होंने मोबाइल हटाकर उसके बाजू को पकड़कर उसको मतवज्जे किया। मुस्तफ़ा से बात कर लो, खैरियत पूछ रहा है तुम्हारी। उन्होंने मोबाइल उसके चेहरे के करीब किया। आप खुद ही बात कर लें, अब मैं भला उनसे क्या बात करूँगी? उसने टालना चाहा।
तो अपनी तबीयत का बताना। चलो शाबाश, पकड़ो, बात करो। उन्होंने मोबाइल उसके कान से लगा दिया था। मोहतरमा, तुम्हें मैं खा नहीं जाऊँगा, उसकी मौजूदगी महसूस करते वो कह रहा था। शहवार को अपनी हथेलियाँ भीगती महसूस हुई। कैसी तबीयत है तुम्हारी, और ये तुम्हें अचानक हुआ क्या है? वो कह रहा था। बस खुद ही तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने कौन सा खुद कर लिया? वो झलाई थी। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें, इसमें यह भी वैध नहीं। उसका कल वाला तंजिया अंदाज था। महरुनिसा आंटी उठकर खुद ही कमरे से निकल गई थी। शहवार को बड़ी सख्ती का एहसास हुआ। गुस्सा तो तुम्हारी कल वाली हरकत पर इस कदर है कि जी चाहता है कि कभी तुमसे बात ना करूं। मगर ये बताओ, ये अचानक हुआ क्या तुम्हें? बताकर तबीयत ख़राब थोड़ी होती है, उसने धीमे से कहा। इस कदर शदीद नोयत की ख़राबी भी तो यकदम नहीं होती, और मुझे तो पता ही नहीं चला, और ना ही घर में से किसी ने जिक्र किया। तब इंदा बुआ की कॉल आई। उनसे कोई बात हुई तुम्हारी? और शायद उसकी गुफ्तगू से असल सूरत हाल का जायज़ा लगाना चाह रहा था। पता नहीं, मेरी बेहोशी के दौरान शायद उन्होंने कॉल की थी। मैं तो शाम को उठी थी, थोड़ी देर को, और अब बेदार हुई हूँ। बाकी सारा वक्त मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है और कहाँ हूँ। माय गुडनेस, इतनी ख़राब तबीयत रही है तुम्हारी? उसके मुँह से सुनकर हैरत ज़दा रह गया था। आप कहाँ हैं इस वक्त? उसके कॉल करने का पूछते वो चौंकी तो पूछा। मुझे एक अर्जेंटली काम से कल 12 बजे इस्लामाबाद आना पड़ गया था। शाम तक फ्री होऊंगा। मैंने 2-3 बार घर फ़ोन किया है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया। तो क्या हो जाना था अगर आपको बता भी देते? मुझ पर आने वाली तकलीफ़ आप अपने ऊपर लेने से तो रहे। वो कल सुबह उससे नाराज़ हुआ था, और आज सुबह दोबारा बात हो रही थी। कल वो सामने था, आज सिर्फ आवाज़ थी, मगर अंदाज़ वही था। सो वो झुंझला गई थी। हो सकता है ले ही लेता, जुमानी अंदाज में उसने कहा। तो शहवार को अपने कानों की लोई तक तपती महसूस हुई। उसने तो बड़े आम और सादा लफ्ज़ों में कह दिया था, मगर अंदाज़ा ना था कि वो बात को अपने अंदाज में ले लेगा। क्या कर रही हो? उसकी खामोशी महसूस करके उसने बात पलट दी थी। लेटी हुई हूँ, यानी कि मुस्तकबिल की डॉक्टर साहिबा इस वक्त खुद भी मरीज़ों वाले गेटअप में हैं। वो हंसती। उसे लगा कि उस शख्स से बात करते उसके दिल और दिमाग पर छाई तमाम कसाफत पल भर को पस मंज़र में चली गई है। जहन हल्का फुल्का हुआ तो असाब रूई के गालों की मानिद लतीफ़ से हो गए। डॉक्टर भी तो आम इंसानों की मानिद होते हैं, उनके अंदाज भी आम इंसानों की तरह रिएक्ट करने वाला पुर्जा फिट है, जो मौसम, रवैये, वाक़यात को देखकर मुतासिर होने की सलाहियत रखता है। हर चीर फाड़ करने वाला वजूद इतना जालिम भी नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर्स लोग भी हैं। मैं भी आपकी तरह आम सी इंसान हूँ। उसके हल्के फुल्के अंदाज को एंजॉय करते उसने भी बात आगे बढ़ा दी थी। सुबह सुबह इतनी गाढ़ी गुफ्तगू। मुझे तो शक हो रहा है कि इस वक्त मोहतरमा बीमारी से नहीं, किसी सीरियस किस्म के डॉक्टरी फार्मूले में उलझी हुई है। क्यों डॉक्टर साहिबा? वो उसकी बात पर बेख्तियार हंसती। उसकी झरनों की मानिद खुशगवार हंसी दूसरी तरफ के समात पर मीठी फुहार की मानिद बरसी थी। आप क्या कर रहे हैं? लगता खासी फुर्सत से आपने फ़ोन किया। फुर्सत कैसी? इस वक्त तैयार हो रहा हूँ और साथ साथ बात कर रहा हूँ। कुछ देर बाद कुछ ऑफिसर्स के साथ मीटिंग है, फिर एक ज़रूरी काम है। रात की फ़्लाइट से अपने शहर पहुँच जाऊँगा। फिर घर आकर तुम्हारी खैरियत तफसीली पूछूँगा। वो खामोश रही। तुम्हारे ये अल्फाज की खुद ही तबीयत ख़राब हुई है, और बताकर ख़राब वो थोड़ी होती है, पर ज़रा यकीन नहीं किया मैंने। घर आकर तफसीली अंदाज में बात करूँगा। बेहतर है कोई माकूल किस्म का बहाना ढूंढ कर रखना। उसके अल्फाज पर वो सटपटा सी गई। और हाँ, कॉलेज में कल का दिन कैसा गुजरा? उसने वही सवाल कर डाला था जो उसकी इस ख़राबी तबीयत की असल वजह था। मसरूफ़ ही गुजरा। फिर तबीयत ख़राब हो गई तो घर आ गई, उसने पुरसकून लहजे में कहा, मगर अंदर तो एक आतिश फिशा फट पड़ा था। ज़ख़म नए सिरे से उधड़े थे। अयाज़ ने कोई बदतमीज़ी तो नहीं की ना? मुसल सवाल की तरफ लौट आया था, और शहवार को लगा वो बस अभी फूट फूट कर रो देगी। उसे अपने जज्बात पर ज़रा कंट्रोल ना रहा, और बड़ी रोकने की कोशिश करते हुए भी एक सिसकी उसके लबों से खारिज हो गई। क्या बात है शहवार, खामोश क्यों? तुमने बताया नहीं? वो पूछ रहा था, और उसने खामोशी से मोबाइल कान से हटाते कॉल डिस्कनेक्ट कर डाली थी। वो उसे क्या बताती? भला वो लम्हे तो उसके लिए क़यामत से बढ़कर थे। वो शिद्दत से फूट फूट कर रो दी। वो आंसू बहाने में इतनी मनहमिक थी कि मोबाइल फिर बजने लग गया था। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। मुस्तफ़ा फिर कॉल कर रहा था। उसने आहिस्तगी से ऑन करते मोबाइल कान से लगा लिया। जी, बगैर सलाम दुआ के वो गोया हुई थी। तुमने कॉल क्यों काट दी और मेरी बात का जवाब नहीं दिया? वो पूछ रहा था। खासी बरहमी थी लहजे में। तुम्हारी इस कदर शदीद तबीयत ख़राबी के पीछे कहीं अयाज़ की कोई बदतमीज़ी तो नहीं? वो ज़हीन था, कैसे एकदम असल नुक्ता तक पहुंचा था, और वो उससे छुपाती भी तो क्या? वो शशदर रह गई। उसके बहते आंसू एकदम ठठर गए, गोया मुंजमद हो गए। शहवार प्लीज़ बताओ क्या बात है? इस कदर खामोश क्यों हो?
तुम रो रही हो? उसकी मुसलसल खामोशी पर वो कैसे अंदाज़ा लगा रहा था जैसे सामने ही खड़ा है बिल्कुल। और अब की बार उसने अपने आंसुओं को रोकने की कतई कोशिश नहीं की। उसकी सिसकियाँ बुलंदतर होती गई। तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की समात पर जैसे अजाब उतर आया था। क्या बात है शहवार, प्लीज़ टेल मी, क्यों रो रही हो? क्या किया उस जलील खबीस इंसान ने? वो मुसलसल रो रही थी। वो दूसरी तरफ बिल्कुल खामोश हो गया था। चंद पल खामोश रहने के बाद वो कहने लगा, अगर तुम खामोश न हुई तो अभी मैं बाबा और माँ जी को कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। रोने धोने की बजाय तुम मुझे असल बात बताओ। काफ़ी सख्ती से उसने धमकी दी थी। शहवार एकदम खामोश हो गई। मुस्तफ़ा आप आ जाइए, बस मैं आपको सब बता दूंगी। अगर मैंने आपसे कुछ भी ना कहा तो मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। वो फिर रो दी थी और उसका रोना मुस्तफ़ा के लिए बड़ा असाब शिकन था। ओके, अपना ख्याल रखना। इस कदर ख़राब कंडीशन हो रही है तुम्हारी, माय गॉड। कल और अब तक न जाने किस तरह तुम रिएक्ट करती रही हो। मैं मीटिंग के बाद दोपहर तक फ़ौरन पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तब तक खुद को संभालो प्लीज़। वो और भी न जाने क्या क्या कह रहा था। उसने कॉल बंद कर दी थी। पता नहीं उसने मुस्तफ़ा को बताकर अच्छा किया था या बुरा, मगर वो अब तन्हा ये बोझ नहीं उठा सकती थी। कम अज़ कम मुस्तफ़ा के सामने दिल का बोझ तो हल्का हो ही जाएगा, भले बाद में पछताना पड़े। मोबाइल एक तरफ रखकर उसने कर्ब से आंखें मूंद ली थी। वो अभी तक गुमसुम मोबाइल थामे खड़ा था। कल उसे इमरजेंसी में इस्लामाबाद आना पड़ा था। बस फ़ौरन घर आकर ज़रूरी चीज़ें लेकर वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि उसके पीछे वो कमज़ोर सी लड़की इस कदर शिकस्त और रेखत से दो चार हो जाएगी। उसका यूं रिएक्ट करना, उसकी लर्ज़ती आवाज़ से इसकी शिद्दत से रोना। मुस्तफ़ा आप आ जाइए बस, तो मैं आपको सब बता दूंगी। कैसा टूटा लहजा था ये सब उसके असाब पर, किसी बम की तरह लग रहा था। कॉलेज में ऐसी क्या बात हुई होगी कि वो इस हालत तक जा पहुंची। वो जो सोचता रहा था, उसका फशारी खून बढ़ता जा रहा था। बहुत गुस्से से उसने एक नंबर डायल किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। अटेंशन आवाज़ में सलाम किया गया। वालेकुम अस्सलाम, उसने बरहमी से जवाब दिया। दूसरी तरफ उसकी बरहमी पर चंद पल को खामोशी छा गई थी। खैरियत सर, कल आप कहाँ थी? सर कल आप इस्लामाबाद रवाना हुए तो घर पर एक इमरजेंसी हो गई थी। मेरी वालदा बाथरूम में गिर गई थी तो मैं अमजद खान को इत्तला देकर घर चली गई थी। इंस्पेक्टर शहनाज उसकी बरहमी पर तफसीली बयान दे रही थी। और आपने ये इत्तला मुझे क्यों नहीं दी? उसने बहुत गुस्से से पूछा। तो दूसरी तरफ वो खामोश रह गई थी। आपको पता है आपकी ज़रा सी नाअहली के सबब मुझे कितनी तकलीफ़ सहना पड़ रही है? उसने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाला था। सर मैंने किसी खुशी में कल छुट्टी नहीं की थी, मेरी भी मजबूरी थी। अगर कोई और वालदा को देखने वाला होता तो मैं क्यों घर आती? ओके, अब कैसी तबीयत है आपकी वालदा की? खैरियत तो रही ना, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? इंस्पेक्टर शहनाज के अल्फाज पर उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही सख्त कह गया। फ़ौरन अपने रवैये की तलाफ़ी करना चाही। जी सर, खैरियत ही रही, सिर्फ पाँव में मोच आई है, अब बेहतर है। ओह, उसका अंदाज़ संजीदा हो गया। सर मैं आज ऑन ड्यूटी ही हूँ, इंस्पेक्टर शहनाज ने कहा तो वो भी असल मौजू की तरफ आ गया। कल क्या हुआ आप सब कुछ डिटेल से पता करके मुझे आधे घंटे में इन्फॉर्म करें। यस सर। सर सब खैरियत है ना? एनी प्रॉब्लम? यस, आप फ़ौरन पता करें। शहवार आज कॉलेज नहीं की, उनकी फ्रेंड हो सकता है आई हो। आप बराह रास्त या बिलवास्ता जिस तरह भी मुमकिन हो असल सूरत हाल का पता करें। जी सर, मैं पता करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। उसने मोबाइल ऑफ करते होटल के रूम में एक ताहिराना निगाह दौड़ाई। उसके असाब पर अभी तक टूट फूट का रोता लहजा अजीब ज़रबे लगा रहा था। उसने इंतहाई गम और गुस्से से मुट्ठियाँ भींच ली। वो सोकर उठी तो सब नाश्ते की टेबल पर थे। वो फजर की नमाज़ पढ़कर सो गई थी। वो रात ही डिसाइड करके सोई थी कि जब शहवार जाएगी तो उसी दिन वो भी कॉलेज आएगी। शहवार के बगैर उसे कॉलेज आना अच्छा न लगा। खामखा जाकर बोर हो जाती। मुँह हाथ धोकर वो नाश्ते की टेबल पर आ गई। रोशी के साथ वाली कुर्सी घसीट कर वो बैठी तो निगाह सीधी डाइनिंग रूम में दाखिल होते वलीद पर पड़ी। सादा ब्लैक शलवार सूट में मलबूस वो उसके साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। तुम कॉलेज नहीं गई? उसे रात वाले हुलिये में ही देखकर वो चौंका। नहीं, आज छुट्टी करने का मूड हो रहा है। टोस्ट पर जैम लगाते उसने कहा, पाकिस्तानी कौम बला की सुस्त, काहिल और काम चोर है, शायद इसीलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे। उनकी प्लेट में रखा दूसरा स्लाइस उठाकर उसके सामने रखी जैम की शीशी उसने अपनी तरफ घसीट ली थी। एक तो इन अल्फाज और दूसरा इस पर वो धांधली पर उसने उसे घूरा। ये खूबियाँ आप में होंगी, मैं ऐसी कतई नहीं हूँ, कहा जाने वाला अंदाज था। वो मुस्कुराकर जैम लगाता रहा। ये कौन सा अंदाज़ है अना, बड़ा है तुमसे ऐसे मुंह फाड़ कर कहते हैं। मामा ने फ़ौरन उसे टोका तो उसने मुंह बनाया। साहब जी, आपके लिए पराठा ले आऊँ गर्मा गर्म? सुगरा ने पूछा तो उसने सर हिला दिया। ले आओ भाई, इन स्लाइस वगैरह से भी कुछ बनता है, ये तो मरियल कमज़ोर लोगों की खुराक है। आज मेरा छुट्टी करने का इरादा है, चलो इसी बहाने पराठा खा लेंगे। सुबह सुबह खासा जताता अंदाज। अन्ना ने मशकूक नज़रों से देखा।
क्यों भाई, तुम क्यों छुट्टी कर रहे हो? एहसन ने नाश्ते से हाथ रोककर उसे देखा। एक ज़रूरी काम था। अना ने बस उसे देखा। वैसे भी कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। पाकिस्तानी काहिल सुस्त काम चोर लोगों की किस्म के साथ रह रहे हैं तो सोहबत का कुछ ना कुछ तो असर होना ही है ना। अब के फिर उसने उस पर चोट की थी। उसकी बात पर सब हंस दिए थे, माँ सिवाय अना के। वली बेटा, रात तुम कब आए थे घर? मामा को अचानक याद आया तो पूछा। रात 12 बजे तक आ गया था पुप्पू। इस साफ झूठ पर रोशनी ने हैरान होकर पहले अना और फिर भाई की सूरत देखी। 1 बजे तक तो वो अना के साथ ज़बरदस्ती बातें करने पर मजबूर रही थी। वो भला कब आया था? ऐसा कौन सा दोस्त था तुम्हारा जिसे मैं नहीं जानता? ऐसा ने पूछा। अब आया ना उन पहाड़ के नीचे। अना की बुड़बड़ाहट इतनी वाज़ेह ज़रूर थी कि वलीद ने उसे घूर कर देखा, मगर वो मुस्कुराकर दूध का गिलास लबों से लगा गए। था एक दोस्त, बल्कि है, मिलवाऊंगा किसी दिन। ऐसा नाश्ता कर चुका था, बस बैठा अखबार का मुतालिया कर रहा था। वलीद बेटा, सुबह वॉक करते मुझे गैराज में तुम्हारी गाड़ी दिखाई नहीं दी? वकार साहब ने अखबार पढ़ते एक पल को रुक कर पूछा। वो अंकल जी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो सुबह सुबह मैंने चौकीदार को कह दिया था कि किसी वर्कशॉप में ले जाए, तो वो छोड़ आया होगा। अच्छी भली थी कल तक तो। इसे क्या हुआ है? बिल्कुल नई गाड़ी, भला क्यों प्रॉब्लम होगी? ज़िया साहब भी मतवज्जे हुए थे। हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो गाड़ी का। बड़ी मासूमियत से अना ने बम फोड़ा। वलीद एकदम घबराया था। उसने बज़ाहिर तो खुद को नॉर्मल ही रखा था, मगर टेबल के नीचे से उसने ज़ोर से अपना पाँव अना के नाजुक से पाँव के ऊपर रख कर मसला था। ऐसी कोई बात नहीं हुई, मजाक कर रही है ये, उसने साथ ही इत्मीनान दिलाया। हाँ, वो उछली थी। तुम्हें क्या हुआ है? उस सब के देखने पर शर्मिंदा हो गई थी, मगर उसका पाँव आज़ाद ना हुआ था। कुछ नहीं। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टांग पीछे करना चाही थी, मगर उसने उसका हाथ भी पकड़ लिया था। अब सूरत हाल ये थी कि टेबल के नीचे उसका हाथ और पाँव दोनों वलीद के आईनी शिकंजों में थे। सुबह सुबह भला कौन सी वर्कशॉप खुली होगी? दिन चढ़े देते तुम। वो खामोश रहा। सुगरा उसके लिए गर्मा गर्म पराठा और ऑमलेट ले आई थी। वली ने उसका हाथ छोड़ दिया तो उसने जल्दी से खींच लिया। हाथ सख्त गिरफ्त से सुर्ख हो चुका था। वो अब अंडे पराठे के साथ इंसाफ कर रहा था। अना ने मज़ीद स्लाइस प्लेट में रखे टेबल के नीचे वो मुसलसल दूसरे पाँव की मदद से अपना पाँव आज़ाद करवाने की कोशिश में थी, मगर लगता था कि वो आज की तारीख में आज़ाद होने वाला नहीं था। दरमियानी 2 उंगलियों पर होने वाली जलन बढ़ गई थी। तुम छुट्टी क्यों कर रहे हो? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है तुम्हें? ऐसा ने फिर पूछा। अना को बर वक्त बदला चुकाने का मौका मिला था। बुखार होगा मोहतरम को, और हो सकता है जिस दोस्त का रात जिक्र कर रहे थे वो कोई लड़की हो। तुम्हें बड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे मुतालिक। लुकमा निगलते उसे घूरा तो उसने मुंह फेर लिया। भली क्या वाकई तुम्हें बुखार है? मामा को एकदम तशवीश हुई। ओह नहीं पुप्पो, ये यूं ही कह रही है। उसने उन्हें मुतमईन किया। ये लड़की का क्या सिलसिला है भाई? रोशी ने पूछा। दिमाग ख़राब है इसका और कुछ नहीं। छोटी सी अकल इसकी, वो भी गलत मौक़ों पर गलत अंदाज में इस्तेमाल करती है। दूध पीने के बाद नैपकिन से मुंह साफ करते उसने फिर अना को सुलगाया। हाँ, एवं ही खुद को तो जैसे बड़े अकले कुल है ना। वो सुलगी। पाँव में बुरी तरह दर्द हो रहा था, मगर वो भी आज़ाद करने को तैयार ना था। खुजलने की बू आ रही है एहसन, उसने मज़ीद सुलगाया था। देख लीजिएगा, मैं भी आपको बाद में कैसे पूछूंगी। वो फ़ौरन बुरा मान गई थी। वलीद मुस्कुराकर उसे देखकर चिढ़ाता रहा। अना, आज अगर ऑफ़ किया तो रोशी के साथ बाज़ार का ही चक्कर लगा लेना। शादी की कई चीज़ें हैं जो अभी ख़रीदने से रह गई हैं। मामा ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली थी। मगर मामा, शादी की डेट का भी तो पता चले ना, ताकि इसका अंदाज़ा लगाते सारी फ़ाइनल करें। आज तो वैसे भी फ्राइडे है, मार्केट भला कब खुली होगी? ऐसा ने बड़ी मुस्कुराती निगाह रोशनी की तरफ डाली तो वो झिमकर फ़ौरन सर झुका गए। डेट का क्या है? अगले माह का कोई भी दिन तय करना है। अपने घर की बात है, हम कौन सा बाहर से ला रहे हैं? अभी बैठे हैं, अभी फ़ाइनल कर लेते हैं। क्यों ज़िया भाई, कौन सी डेट फ़ाइनल करें? रोशनी उठकर किचन की तरफ चली गई थी। अना हंस दी। बच्चों से पूछ लो, काम वाले लोग हैं सब। जिन दोनों इन्हें फरागत मिलती है वही दिन रख लेते हैं। ज़िया मामू ने पुरसुकून लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि अगले माह की 25 तारीख रख ठीक रहेगी। वलीद ने कहा तो सबने तायद की। एहसन उठा तो वलीद भी उठ गया। अना ने जाते हुए वलीद की पुश्त को घूरते अपना पाँव कुर्सी पर रख कर देखा। पाँव का अभी हिस्सा बुरी तरह सुर्ख हो चुका था। दरमियान वाली 2 उंगलियां छिल गई थी। सालिम पाँव पर नरमी से उंगली फेरते वो बुड़बुड़ाई थी। वो उठकर लाउंज में आ बैठी। बाएं हाथ से दायां बाजू बड़ी नरमी और मोहब्बत से थाम लिया। उसकी आंखों में कहीं रोज़ पहले के ख्वाबों का अक्स उतर आया और वो उसी आलम में कितनी देर तक बैठी रही। वो कमरे से बाहर आया तो सुगरा शराब पानी बहाते कॉरिडोर
धो रही थी। सब घर वाले कहाँ हैं? वलीद की आवाज़ पर वो उछली थी। बड़े दोनों साहब तो एहसन भाई के साथ ही ऑफिस चले गए थे। बीबी जी अपने बुटीक, छोटी दोनों बीबियाँ अंदर हैं। वो अंदर आया तो अना उसे लाउंज के सोफे पर घुटनों में सर दिए बैठी दिखाई दी। आंखों में बड़ा खुशनुमा तासुर था। टीवी चल रहा था मगर उसकी तवज्जो टेबल पर पड़े गुलदान की तरफ थी। रोशनी कहीं नहीं थी। वो बड़े ढीले ढाले अंदाज में ऐसे लगी कि जैसे वो यहाँ बड़ी फुर्सत से काफ़ी देर से बैठी हुई है। वलीद ने उंगली की मदद से दरवाज़ा नॉक किया और फिर अंदर चला आया। वो नॉक की आवाज़ पर हड़बड़ा कर सीधी हुई। खूबसूरत ख्वाब का अक्स टूटा था। वो वलीद को आते देखकर सीधी हो बैठी थी। वलीद की आंख पर चेहरे के रंगों में कहीं गुना इजाफा हुआ। क्या बात है, बड़ी गहरी सोचों में गुम थी। खैरियत तो है ना? वो सामने सोफे पर आ बैठा था। रोशानी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। इर्द गिर्द देखते उसने बराह रास्त उसकी आंखों में देखा तो वो नज़रें झुका गई, यूँ जैसे अपनी खुशनुमा आंखों के खूबसूरत तासुर को उससे छुपाना चाहती हो। पता नहीं, बाहर ही कहीं होगी। अपने पाँव पर उंगली फेरते उसकी पूरी तवज्जो अपने पाँव की ही तरफ थी। वली ने उसकी तवज्जो के मरकज़ की तरफ देखा और फिर उसे पाँव का जायज़ा लेते देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट सिमट आई थी। क्या हुआ है पाँव में? उसने सिर्फ एक पल को सर उठाकर उसे देखा। उस शिकायती अंदाज में न जाने कैसा तासुर था कि वो एक पल को खुद भी सटपटा गया था। मैंने तो आराम से ही पाँव रखा था, क्या ज़्यादा ही दबाव पड़ गया? उसके मासूम बनने पर अना ने उंगलियों से उठते दर्द को महसूस करते पाँव टेबल पर रखा। तो और क्या, ये देखिए, ये दोनों उंगलियां कैसी छिल गई हैं। पाँव है क्या थोड़ा यूँ खींच कर मारा था। हर एक को अपने जैसा बॉडी बिल्डर समझ रखा है। मेरा नाजुक सा पाँव मसल कर रख दिया। मन से भी ज़्यादा वजन है आपके पाँव का। वली ने तासुर से उसकी सुर्ख छिली उंगलियों को देखा और फिर मुस्कुराया। उलझा है पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में से याद आ गया। शेर अना के सर से गुजर गया था। सर उठाकर ताज्जुब से उसके मुस्कुराते लबों को देखा और फिर फ़ौरन बुरा मान गई। कितने अफसोस की बात है, लेकर मेरा नाजुक पाँव का सत्यानाश मार दिया है और ज़रा भी अपने रवैये पर तासुफ नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अपनी गोद में रखकर तुम्हारे इस नाजुक से पाँव की मरहम पट्टी करूँ अब? उसने मुस्कुराकर घूरा। खैर अब ऐसी भी अहमक नहीं कि आपसे किसी इंसानियत की तवक्को करूँ। ये तो दिल से महसूस करने वाले लोगों का काम है, जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो। उसने गहरी चोट की। मरहम लगा लो, अब ऐसी भी कोई क़यामत नहीं आ गई। ज़रा सा छिल गया है। उसके मशवरे पर वो बुड़बड़ा कर रह गई। वली ने टेबल पर पड़ा मैगज़ीन उठाया तो वो चौंकी। आपकी तबीयत कैसी है? उसने मैगज़ीन से सर उठाकर उसे देखा। क्यों, मुझे क्या हुआ है? वो बन रहा था वो कुल सी। मेरा ख्याल है कि अगर मेरी यादाश्त कमज़ोर नहीं तो रात जनाब कोई एक्सीडेंट करवा कर आए थे। ओह, वो मामूली सी खराशी थी। ऐसी मामूली खराशों की क्या परवाह? उसने बेपरवाही से कहा। हाँ, देख चुकी हूँ आपकी हिम्मत। तो फिर ऑफिस से छुट्टी क्यों की है? मुजीरा पर उतर आई। बस दिल कर रहा था। और फिर कोई ख्याल आते वो चौंक कर सीधा हुआ। माय गुडनेस, मेरा ख्याल है कि मुझे हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा लेना चाहिए। पता करना चाहिए कि वो मरीज़ा अब कैसी है। क्या मतलब? रात जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो कोई औरत थी? अना तो हकीकतन चौंकी थी। औरत नहीं, लड़की थी। उसने तसही की और अना मुँह फाड़े उसे देख रही थी। खून से रंगीन सफ़ेद शर्ट उसकी आंखों के सामने नाचने लगी तो उसके आसान खता होने लगे। एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता नहीं। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि लड़की की कार की ब्रेक फेल हो गई थी और उसको गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहा था। गाड़ी वन वे रोड होने की वजह से मेरी गाड़ी के दाएं बम्पर और साइड से टकराकर फुटपाथ से नीचे उतरती एक तरफ लड़क गई थी। माय गॉड, वो लड़की कैसे बच गई? और इतनी रात के वक्त वो तन्हा क्या कर रही थी? सवाल के साथ साथ उसने एतराज़ भी किया था। डॉक्टर्स की मेहनत और अल्लाह की अनायत के वो बच गई, मगर जिस हालत में उसे हॉस्पिटल लेकर गया था मुझे खुद भी डाउट था कि ये शायद ही बच पाए। ओह, फिर पुरसोच अंदाज में उसे देखा। आप अकेले थे कि और भी लोग थे आपके साथ? वो न जाने क्या जानना चाहती थी। वलीद चौंका, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। रात के उस पहर इक्का दुक्का गाड़ी ही गुजर रही थी, बाकी सवारी कोई भी ना थी। जाहिर है मैं अकेला ही था। मुझे खुद ही गाड़ी से उसे निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा था। अना ने कहा जाने वाली नज़रों से उसे देखा और फिर मज़ीद कुछ कहे बगैर उठ खड़ी हुई। वलीद भी खड़ा हो गया। वो शायद हॉस्पिटल चक्कर लगाने के लिए सोच रहा था। अना के अंदर सर्द मोही उतर आए। आपने उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसकी ज़िंदगी की तगोदो के लिए इतनी कोशिश की, वो ज़िंदा बच गई। अब दोबारा हॉस्पिटल जाने की भला क्या ज़रूरत है? वो अनजाने से एहसास से सुलगती गोया हुई तो वली ने हैरत से उसके लबो लहजे को देखा। उसे कुछ तलखी सी महसूस हुई। आंखों का खुशनुमा तासुर अब गायब था, बल्कि सुलगता सा एहसास था। भाई, मरीज़ की आदत हमारा फ़र्ज़ है। बेशक उसके बुरसा कुछ देर बाद पहुंच गए थे। चूँकि हादसा मेरी ही गाड़ी से टकराने से पेश आया तो इखलाकी तकाजा यही है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं हॉस्पिटल का चक्कर लगाता रहूं। उफ़,
ये इखलाक की तकाज़े। वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई। आपने देखा वो कैसी थी? हाय, मुझे भला क्या ज़रूरत है उसे देखने की। उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि खून से लथपथ वजूद को सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचाने की जल्दी थी। वो जैसी भी हो, इससे क्या, मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया था। बन तो ऐसे रहें कि जैसे आंखों पर पट्टी बांध रखी होगी। अना के अंदर आग सी जल उठी। सारी शर्ट एवं ही रंगीन हो गई थी। वो किस कदर करीब रही होगी, तसव्वुर से उसको अपनी सांस से जलती महसूस हुई। वो सर झटक कर अपने ख्याल से घबरा गई। बाहर बढ़ी, मैं हॉस्पिटल जाने लगा हूँ, चलोगे मेरे साथ? वो पूछ रहा था। उसने पलट कर ताज्जुब से उसे देखा, फिर किसी ख्याल से उसकी आंखें चमक उठी थी। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं चेंज कर लूँ फिर। वो गर्दन हिलाते अपने कमरे में आ गई थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। यकीनन पसंद आनी चाहिए, काफ़ी अच्छी थी। और मतलब अभी जाहिर सी बात है, ये कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं चलेगी, मतलब अभी थोड़ा सा ड्रैग करेगी चीज़ों को, राइटर खींचातानी चलेगी। और मैं बता दूं कि इस नावल में हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया गया, बहुत डिटेल्ड। एक होता है ना कि वो चीज़ है उसको बड़े खोल खोल कर बयान किया जा रहा है, इस नावल में ऐसा ही होना है। और सुमेरा का राइटिंग स्टाइल ऐसा है, बहुत मज़े का। आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। कहानी हैप्पी एंडिंग में चलेगी और बाद में भी अच्छा खासा वो बताती है। एक होता है ना कि बंदा सेटिस्फाइड होता है एंडिंग से, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे। बहुत मज़े का नावल है, बहुत ज़्यादा अच्छा। अभी कहानी अभी बहुत बहुत इसमें आगे स्पाइसीज़ है। और अभी मैं बना रही थी नूडल्स, और नूडल्स बाहर निकल आए थे, तो दरमियान में मुझे रिकॉर्डिंग को छोड़ना पड़ा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये नावल। इतना कुछ है नहीं कि मैं जिस पर डिस्कशन करूँ। हाँ, काशफा का करैक्टर अब आया है इस नावल में, देखते हैं वो कैसी लड़की है। वैसे बातों से, आदला की बातों से लग रहा है कि वो भी वैसी ही है जैसे कि वो बाकी दोनों भाई हैं, और पूरी फैमिली ही करप्ट है। तो अब ये अना का भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इतनी उससे मोहब्बत करती है कि उसके इमोशन उसके अक्सर कंट्रोल में ही नहीं रहते। उधर से मुस्तफ़ा और शहवार जितना मर्ज़ी कर ले, वो खुद अपनी ईगो इस सारा कुछ दरमियान में लाए, लेकिन वो एक अच्छा काम करती है कि मुस्तफ़ा को हर बात बता देती है, उसके पेट में नहीं रहती कोई भी बात। तो खैर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यकीनन आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो मिलते हैं इसकी 6ठी एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।